हॉस्पिटल में जो डेड बॉडीज़ होती हैं फीमेल की, उनके साथ भी सेक्सुअल एक्टिविटीज़ होती हैं। पर्वर्ट इज़ अ पर्वर्ट। वो नहीं देखता कि एक बॉडी जिंदा है या एक मुर्दा बॉडी है। जब उसको अपनी नीड सेटिस्फाई करनी है तो मुर्दा बॉडी इज़ द बेस्ट थिंग। जब एक लड़की के साथ रेप होता है तो क्या प्रोटोकॉल्स उस लड़की को फॉलो करने चाहिए और क्या प्रोटोकॉल एक पुलिस सिस्टम फॉलो करता है? इमीडिएटली आपके साथ अभी कोई घटना हुई है, बहुत ही जैसे 1-2 घंटे की बीच की बात है। सो वन थिंग इज, तो मैरिटल रेप की डेफिनेशन क्या है? अगर मैरिज है तो रेप कैसे? रेप क्या है? रेप एक जोर और ज़बरदस्ती है। और ऐसे ही कोई फेक केस अगर कोई लड़की लगाती है किसी लड़के पे, तो उस लड़के के पास कोई प्रोविजन है कि वो अपने आप को प्रूव कर सके? बहुत सारी कंट्रीज ने उसको लीगलाइज कर दिया है, सेम सेक्स मैरिज को, लेकिन इंडिया अभी तक नहीं कर पाया है। हमारे इंडिया में ट्रेंड कर रहा है लिव इन, उसके बाद आया ओपन रिलेशनशिप। तो इन दोनों में फ़र्क क्या होता है और इसकी डेफिनेशन क्या है? डेफिनेशन कहीं पे भी डिफाइन नहीं है कानून में अभी तक, ना ओपन रिलेशनशिप की ना लिव इन की। क्या हमारे इंडिया में प्रोस्टिट्यूशन लीगल है या नहीं है? लड़के लड़कियों के दिमाग में कन्फ्यूजन होती है। वो दोनों एडल्ट हैं और किसी होटल रूम में जाते हैं, चेक इन करते हैं, अपने कंसेंट से करते हैं, लेकिन उनको पता नहीं है क्या ये लीगल है। कई लोग कहते हैं कि इलीगल है। सो देयर इज अ टिप कि कभी भी आप होटल में चेक इन करते हैं, एक 17 साल का लड़का पुणे में पॉश गाड़ी चलाता है और 2 लोगों को ठोक देता है। अनफॉर्चुनेटली उनकी मौत हो जाती है, लेकिन उसके बाद उस लड़के को कहा जाता है कि आप 300 पेज का एक एस्से लिखिए ऑन रोड सेफ्टी और बेल मिल जाती है। हाँ, ये कैसा लॉ हुआ? हमने बचपन से ना स्कूल में सीखा था गुड, बेटर एंड बेस्ट, लेकिन उससे ऊपर भी एक वर्ड आता है जिसको कहते हैं सुप्रीम, द हाईएस्ट। और उसी सुप्रीम कोर्ट से हमारे साथ हैं आज एडवोकेट त्रिशला मलिक मैम। मैम, कैसा लग रहा है वॉक टॉक रेडियो पे आके? बहुत अच्छा, थैंक यू फॉर हैविंग मी टुडे। सबसे पहले कैसी की फीलिंग है जब एक कोर्ट की हियरिंग शुरू होती है और जब ये पॉडकास्ट हम शुरू कर रहे हैं, तो क्या फ़र्क है इन दोनों फीलिंग में? नर्वस दोनों के लिए, बिकॉज वी हैव टू गिव अ वैल्यूएबल इनपुट्स। किसी भी चीज़ के लिए हम जो प्रिपरेशन करते हैं और डिलीवरी करते हैं उस चीज़ की, तो एक वैल्यूएबलनेस दिखनी चाहिए, चाहे वो केस से रिलेटेड हो, चाहे वो पॉडकास्ट से रिलेटेड हो। सो येस, नर्वस एंड एक्साइटेड। अच्छा, इंडिया ना एक ऐसा देश है जहाँ पे कोई भी कोर्ट कचहरी जाना चाहता नहीं है। इतनी भीड़ होती है, वकीलों की भीड़ है, क्लाइंट्स की भीड़ है। तो ऐसे एक माहौल में सुप्रीम कोर्ट का लॉयर बनना सबसे पहले तो कितना चैलेंजिंग था? और दूसरी बात, क्या इसमें स्टेजेस होते हैं? मतलब मान लो किसी लड़के ने या लड़की ने 12th करी है, तो उसके बाद कैसे वो यहाँ तक पहुँच सकता है? ओके, सो फर्स्टली जैसे आप कह रहे हैं कि कोई जाना नहीं चाहता, आई थिंक आई डिसअग्री, बिकॉज बहुत सारे केसेस पेंडिंग है, ठीक है, फ्रॉम द ट्रिब्यूनल लेवल या सेशन कोर्ट्स में भी आप देखें, हायर कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में तो छोड़ दीजिए, वो तो बहुत ही अलग बात है क्योंकि देश भर के केसेस आते हैं वहाँ पे। बट छोटे शहरों में भी लोग फाइल करते हैं केस, बिकॉज पीपल आर मोर अवेयर नाउ, है ना। दे थिंक कि गलत हुआ है तो लड़ना है, बट उस लड़ाई को कितना आगे लेके जाना है, दैट इज़ द क्वेश्चन। एंड वहीं पे आई थिंक एक लॉयर का रोल सामने आता है। तो जैसे आप कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट का लॉयर बनना, देखिए, आई थिंक इट्स नॉट वेरी डिफ़िकल्ट। आप को ऑल इंडिया बार एग्ज़ाम क्लियर करना होता है। जब आप ग्रेजुएट हो जाते हैं, LLB कर लेते हैं, उसके बाद आप ऑल इंडिया बार एग्ज़ाम क्लियर करते हैं। उसके बाद आप कुछ साल अगर सेशन कोर्ट में, लोअर कोर्ट्स में आप प्रैक्टिस करें तो गुड इनफ फॉर यू, बिकॉज यू गेट टू नो द सोसाइटी, एक्सपीरियंस हो जाता है ना। और लिटिगेशन में ये है कि आप जितना ग्राउंड वर्क पे आप काम कर लें तो उतना बेटर है। उसके बाद आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं एज अ पर्सन। जब मैं एनरोल हो रही थी सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन में, तो मेरा एक छोटा सा इंटरव्यू भी हुआ था, वो क्लियर करके देन आई गॉट एनरोल्ड देयर एंड आई बिकेम अ सुप्रीम कोर्ट लॉयर। बट इसका फर्दर स्टेज ये होता है कि हमें एक एग्ज़ाम देना होता है, उसका नाम है AOR, एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड, ठीक है। दिस इज़ एन ऑफिशियल एग्जामिनेशन जो लॉयर्स देते हैं आफ्टर अ प्रैक्टिस ऑफ ऑलमोस्ट 5 to 6 years। उसके बाद ये एग्ज़ाम देते हैं एंड देन दे बिकम द ऑफिशिएटेड सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट्स। इसका मतलब ये है कि दे कैन फाइल अ केस इन सुप्रीम कोर्ट। अभी एज एन एडवोकेट वी कैन जस्ट आर्ग्यू द केस, वी कैन अकम्पनी द सीनियर लॉयर्स एंड एवरीथिंग, बट वी कैन नॉट फाइल। AOR जो क्लियर कर सकता है वो फाइल कर सकता है। So thankfully, we decided to have our own law firm, and I'm the director of the law firm. I have partners who are AORs, senior lawyers, and everyone.
एसोसिएट्स हैं हमारे, तो हमारा जो काम होता है वो मेनली सुप्रीम कोर्ट में होता है, हाई कोर्ट्स में भी हम करते हैं, बट मेनली बिकॉज आवर ऑफिस इज इन दिल्ली एनसीआर, वी आर स्टिक टुवर्ड्स सुप्रीम कोर्ट। आपने अभी सुप्रीम कोर्ट की बात करी, हाई कोर्ट की बात करी, तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि किस हद तक करप्शन है, चाहे मैं लॉयर्स की बात करूँ, चाहे मैं जजेस की बात करूँ। वो कहते हैं ना कि फ़ीस के ऊपर अरे थोड़ा बहुत खर्चा पानी है हमारा, तो क्या पैसे दे के जजमेंट बदली जाती हैं? देखिए, लॉयर्स का कोई ऐसा फिक्स्ड फीस नहीं रहती है, डिपेंड्स ऑन केस टू केस, पार्टी टू पार्टी। तो अगर आप कहेंगे कि लॉयर ने इतना कमा लिया, किसी लॉयर ने नहीं कमाया, तो बहुत सारे फैक्टर्स उसमें इन्वॉल्व होते हैं। करप्शन पूरे वर्ल्ड में एक इशू है, इंडिया बहुत ज़्यादा सफ़र कर रहा है। क्यों? क्योंकि करप्शन को आई थिंक बहुत इजी वे में आजकल देखा जाता है कि पैसे दोगे काम हो जाएगा। पार्ट बन चुका है, पार्ट बन चुका है, हमारे कल्चर का पार्ट बन चुका है, और लोग उसको एड्रेस करना नहीं चाहते, उसको इरेडिकेट नहीं करना चाहते। गवर्नमेंट की बहुत सारे ऐसे पॉलिसीज़ आती हैं, बहुत रिमाइंडर्स आते हैं कि आपको आपके साथ करप्शन हो रहा है तो आप इस हेल्पलाइन पे बात करिए, कुछ करें। बट जिसको काम करवाना है ना, वो फिर ये नहीं करेगा कि हमसे पैसे लिए गए, उसको अपना काम निपटवाना है। यू नो, दे जस्ट वांट कि इसका सॉल्यूशन निकले और हमारा काम हो जाए। तो इसलिए एज अ रिटर्न दे आर गिविंग मनी, है ना। चाहे आप एक प्यून से बात कर रहे हैं कि या मेरी फाइल पहले लगवा दे, अब क्या है कि टाइम शॉर्टेज है, फाइल लगवानी है, तो प्यून कहता है बदले में क्या, तो ऑब्वियसली पैसे 500 रुपये तो भी वो दिए, करप्शन 1000 की सर्विस रुपये, कहते हैं उसको, सर्विस उसको चार्ज। अब एक सर्विस का रूप दे दिया गया है, विच इज़ नॉट राइट। बट देन दे आर वेरियस फैक्टर्स इन इंडिया, क्योंकि पे स्केल इन इंडिया वेरीज। इतनी हाई पे स्केल लोगों की नहीं होती, इवन इन द गवर्नमेंट सेक्टर। एक IAS IPS ऑफिसर को भी कितना 1-1.5 लाख रुपए महीना मिल रहा है ना। लेकिन काम उनका आप देखो किस लेवल का काम है, उनको सरकार को भी हैंडल करना है, उन्हें सोसाइटी को भी हैंडल करना है। तो बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं जहाँ पे एक सर्विस, एक गिव एंड टेक सिस्टम को बहुत ही कैजुअल कर दिया है, एंड बट हम उसको करप्शन ही कहते हैं, एंड विच इज़ अ वेरी सैड पार्ट ऑफ द सिस्टम। बट मैं डिनाई नहीं करूँगी, ये है और ये हमेशा से था, और शायद आगे और बढ़ जाए, बिकॉज पीपल आर नाउ इन वेरी, यू नो, दे हैव लिमिटेड टाइम, है ना। और काम करवाना है काम अपना। करवाना है, बहुत कम टाइम होता है उनके पास, तो किसी भी हद पे वो लोग जाते हैं, करते हैं काम, चाहे वो जुडिशरी में हो, चाहे वो आपके एग्जीक्यूटिव मतलब IAS IPS ऑफिसर्स के साथ हो, चाहे वो एक प्यून हो, क्लर्क हो, डॉक्टर्स हो, बहुत सारी चीज़ें, हर जगह यू फाइंड दैट। तो एक लॉयर की जो इनकम होती है वो कितनी वेरी करती है, मतलब कुछ एक रेंज है इसकी, कुछ भी, मतलब हाईएस्ट आपने सुनी हो? हाईएस्ट हमने सुनी हो, हमारे जो सीनियर एडवोकेट्स हैं सुप्रीम कोर्ट के, वो तो आपके शक्ल दिखाने की भी 2-3 लाख ले लेते हैं, अच्छा। या 10 लाख ले लेते हैं। और हेयरिंग के अलग? हेयरिंग के अलग, वो तो 5 मिनट्स के यू चार्ज 5 lakhs। अच्छा। या इट गोज टू दैट लिमिट। तो बट देन वो आपकी इमेज से भी वेरी करता है, आपकी इंटेलिजेंस से वेरी करता है, आपने क्या काम किया है उससे वेरी करता है, आपकी सोसाइटी में क्या स्टैंडिंग है उससे वेरी करता है। बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, एंड ऐसा नहीं कहूँगी कि सुप्रीम कोर्ट के लॉयर्स ही एक्सपेंसिव हैं, इवन लोअर कोर्ट्स में भी जो वेल इस्टेब्लिश्ड लॉयर्स हैं ना, दे चार्ज यू वेरी वेल। तो ऐसा कोई देयर इज़ नो दिस थिंग कि नहीं ये फीस है, वो फीस है। अब क्या है कि एक मार्केट फीस चलती है लोअर कोर्ट्स में, कि से सपोज एक एग्जांपल देती हूँ कि अगर एक डाइवोर्स केस है 1 लाख में हो जाएगा पूरा केस। हाँ, पूरा केस की एग्जांपल दे रही हूँ। तो अब वो थोड़ा सा अप एंड डाउन वेरी हो सकता है कि एक का आपने 150 ले लिया, किसी ने 85 ले लिया, डिपेंड्स कि उनका कैसा है, कि कितना होल्ड है, उनकी क्या इमेज है सोसाइटी में। तो बहुत सारी चीज़ें मैटर करती है, बट देयर इज़ नो फिक्स प्रोटोकॉल और प्राइस लिस्ट नहीं होती है लॉयर्स की, उनके इंटेलिजेंस पे होता है, उनके काम के ऊपर होता है, मतलब बहुत फ्लेक्सिबल है। फ्लेक्सिबल है। yes. अच्छा, करप्शन की बात कर रहे थे हम, और अभी रिसेंट में कोलकाता का वो रेप मर्डर केस, जिसमें अभी तक एक कल्प्रिट सामने नहीं निकल के आ पाया है, और लोग कहते हैं कि एविडेंस को हमने फैब्रिकेट करा है लोगों ने। आपका इस पे क्या कहना है कि ऐसा क्यों हो रहा है, मतलब, और इस केस में है क्या असल में, आपका क्या टेक है इसके ऊपर? देखिए, केस अभी चल रहा है, तो एग्जैक्टली मैं कुछ कहूँगी नहीं इस केस के बारे में। हाँ, ये बहुत ही ज़्यादा कंट्री का वन ऑफ द मोस्ट हीनियस केस में काउंट होता है। बहुत सैड केस है कि इस तरीके की घटना, आई थिंक एक इलाइट ग्रुप, डॉक्टर्स को हम एक इलाइट ग्रुप कहते हैं, वहाँ पे उनके साथ हुई, तो एक बहुत ही सैड सिचुएशन है।
देखिए करप्शन जहाँ तक इस केस में आप बोल रहे हैं तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं इन्वॉल्व होगा करप्शन, बिकॉज दिस इज़ अ गवर्नमेंट कॉलेज, गवर्नमेंट सिनेरियो है। पूरी गवर्नमेंट को पता है कि कैसे चलती है सरकार, कैसे चलते हैं कॉलेजेस, कैसे चलते हैं इंस्टीट्यूट्स। तो अगर कोई इलीगल काम हो रहा है तो किसी एक इंसान की वजह से नहीं हो सकता। देर इज़ अ चेन ऑफ पीपल जो कहीं ना कहीं इन्वॉल्व रहते ही हैं। किसी भी केस को आप देख लीजिए, और ये बिकॉज ये केस बहुत हाईलाइट हुआ है, बहुत चर्चित हुआ है, तो इसलिए इस केस के बहुत सारे पहलू अब सामने धीरे धीरे आ रहे हैं। थोड़ा टाइम लगेगा बट आई थिंक बहुत सारी मिस्ट्रीज सामने आएंगी इस केस के अभी थ्रू। किस लेवल पे हम, मतलब अभी कितना इन्वेस्टिगेट हुआ अभी है? तो हम बहुत ही आई थिंक इनिशियल स्टेज पे। अभी तो हमारा एविडेंस कलेक्शन और वो सीबीआई की टीम और वो सब इन्वॉल्व हैं, अभी तो चल रहा है। जब ये आ जाएगा कोर्ट में, प्रॉपर हियरिंग पे आएगा, सब कुछ कोर्ट के सामने होगी, तब बहुत चीज़ें खुलेंगी। अभी तो काफ़ी इनिशियल स्टेज पे है ये। अच्छा, जब ये वाला केस खुला ना तो मैंने बहुत सारे लोगों से सुना, बहुत सारी वीडियोस ऐसी देखी जिसमें उन्होंने बताया कि हॉस्पिटल में जो डेड बॉडीज़ होती हैं फीमेल की, उनके साथ भी सेक्सुअल एक्टिविटीज़ होती हैं। तो क्या ऐसा होता है? एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। अ पर्वर्ट इज़ अ पर्वर्ट। या हम जब ये सेक्सुअल थ्योरीज हम पढ़ते हैं ना, सेक्सुअल क्राइम की थ्योरीज हम पढ़ते हैं, तब हम ये समझते हैं कि पर्वर्ट इज़ अ पर्वर्ट। वो नहीं देखता कि एक बॉडी जिंदा है या एक मुर्दा बॉडी है ना। जब उसको अपनी नीड सेटिस्फाई करनी है तो मुर्दा बॉडी इज़ द बेस्ट थिंग, यू नो। ना वो हाथापाई करेंगे, ना उनको पैसे देने, ना कुछ बातचीत होगी। दे जस्ट वांट्स टू सेटिस्फाई देयर नीड्स एंड दे डू इट। सो लॉट ऑफ हॉस्पिटल स्टाफ समटाइम्स इज इन्वॉल्व। काफ़ी बार हमने ये भी देखा है कि क्रीमेशन के लिए बॉडी जाती है, उससे पहले भी होता है। अच्छा। या अब ऐसे मौके पे ना क्या है कि उनकी ऑटोप्सी वगैरह नहीं होगी, उनका कोई डीएनए फॉरेंसिक वगैरह नहीं होगा, कौन देखेगा। सो दैट्स अ फ्री बॉडी, है ना। और महिलाएं तो वही है ना कि अगर आपने एज अ वुमेन जन्म लिया है तो आपके जन्म से लेके मृत्यु तक, मृत्यु के बाद तक योर बॉडी कैन बी एक्सप्लॉइटेड, एंड दैट इज़ व्हाट इज़ हैपनिंग। दिस इज नथिंग न्यू। अ लॉट ऑफ पीपल, ऑर्गन ट्रेडिंग अगर आप कहते हैं ना, तो वो मुर्दा बॉडी जो जिनका कोई आसपास होता नहीं, रिकॉग्नाइज नहीं होती, फीमेल बॉडीज़ या मेल बॉडीज़, उनके पार्ट्स को बेच दिया जाता है बिना किसी कंसेंट के। अपार्ट फ्रॉम दिस अ लॉट ऑफ पीपल यू नो दे इन्वॉल्व इनटू सेक्सुअल एक्टिविटीज़ जो बहुत वॉयलेंट भी होती हैं, है ना, बहुत हीनियस होती हैं, जिसमें there are multiple things, but this is not in front of everybody, but we see such scenarios, we see such people around us जो इस तरीके के केसेस में इन्वॉल्व भी रहते हैं। एंड काफ़ी बार दबा दी जाती है इन सब चीज़ों को, क्योंकि हमें सोसाइटी में एक बैलेंस क्रिएट करके रखना है अच्छाई और बुराई का। हम ज़्यादा बुराई किसी के सामने दिखाएंगे तो वो बहुत चीज़ें इफ़ेक्ट हो सकती हैं उससे। एक और मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि जब एक लड़की के साथ रेप होता है तो क्या प्रोटोकॉल्स उस लड़की को फॉलो करने चाहिए, और क्या प्रोटोकॉल एक पुलिस सिस्टम फॉलो करता है? जब किसी के साथ भी रेप हो रहा है, एंड स्पेशली विमेन बोलूँगी, मेन के साथ भी होता है, काफ़ी चीज़ें छुपाई जाती हैं, बट मेन के साथ भी होता है। बट एक विमेन को हमने रेप की कैटेगरी में रखा है, रेप की डेफिनेशन में रखा है। तो क्या होता है कि सबसे पहली चीज़ मुझे ऐसा लगता है कि उनको अपना जो मानसिक संतुलन एक है उसको बैलेंस रखने की ज़रूरत है, क्योंकि उसके बाद ही वो कोई भी स्टेप ले सकती हैं, है ना। करेक्ट। सो शी नीड्स टू गैदर हर सेल्फ। तो जब वो गैदरेशन हो जाती है ना, उसके बाद फर्स्ट स्टेप इज़ दैट अगर इमीडिएटली आपके साथ अभी कोई घटना हुई है, बहुत ही जैसे 1-2 घंटे की बीच की बात है, सो वन थिंग इज़ कि नेवर टेक अ बाथ। अच्छा। हाँ, कभी भी आप बात ना लें, कभी भी बाल कोम ना करें। जिस हालत में आप हैं, अगर आप उसी हालत में जाके पुलिस स्टेशन जा सकती हैं तो प्लीज़ गो, ठीक है। जिस कपड़ों में आप हैं, आप उस कपड़ों में जाइए। आप इवन आप वॉशरूम भी नहीं जाइए, आप नेल्स कट मत करिए, कुछ भी नहीं करिए। जैसे आप हैं अगर आप वैसे जा सकते हैं, बिकॉज द रोल ऑफ एविडेंस इज़ एवरीथिंग, एवरीथिंग। किसी भी केस को बनाने में, मिटाने में एविडेंस इज़ द कोर। जैसे हम कहते हैं ना बैकबोन, वो एविडेंस है। तो जितना स्ट्रॉन्ग अगर आपको लगता है कि मेरे साथ गलत हुआ है, मुझे फाइट बैक करना है, तो एविडेंस को जितना आप स्ट्रॉन्ग रख सकते हैं, दिस इज़ दी फर्स्ट स्टेप, ठीक है। बाय चांस आप नहीं कर सकती हैं, आप उस हालत में नहीं हैं या कुछ भी है, इफ़ यू कैन कलेक्ट दैट
कपड़े जो आप पहन रहे थे, आपने जो उस समय पहने थे, अगर आप उसको स्टोर करके भी लेके जाती हैं 2-3 दिन बाद, या चलिए 1 हफ्ते बाद भी जाती हैं, तब भी काफ़ी चीज़ें फॉरेंसिक के थ्रू दिखाई जा सकती है, बताई जा सकती है। इसके अलावा जब हम पुलिस के पास जा रहे हैं, इमीडिएटली जब हम कंप्लेन कर रहे हैं, हमें पुलिस को ही बोलना है कि हमारा मेडिकल एग्जामिनेशन हो। ठीक है, जब हम जितना जल्दी हम मेडिकल एग्जामिनेशन करवा लेते हैं, हमारा एविडेंस उतना ही स्ट्रॉन्ग क्रिएट होता है ना। से सपोज ब्रूज मार्क्स है, छोटे ही हैं, लेकिन उसमें अगर किसी का डीएनए मिल गया, अगर नाखून का टुकड़ा मिल गया, डीएनए वहाँ से हम निकाल सकते हैं, तो वो मेडिकल में तुरंत के तुरंत आ जाएगा। कोई ऐसा एग्जाम्पल आप देना चाहोगे कभी किसी रेप केस में? बिल्कुल बिल्कुल, मैं बताती हूँ आपको। हम लोग जब कॉलेज में थे तब हम लोग ये रेप केस पढ़ रहे थे, तो देयर वाज अ केस जहाँ पे इट वाज गेटिंग डिस्टर्ब कि कौन है रेपिस्ट करके, है ना। तो क्या हुआ था कि विमेन के जब नेल्स की फॉरेंसिक हुई, जब नेल्स का एनालिसिस हुआ, तो नेल्स में देखा गया कि जो रेपिस्ट था उसके चेस्ट के हेयर उनके नेल्स में थे। अच्छा। हाँ, सो द इंटेंसिटी शी वाज, मतलब वो जितना अपने आप को प्रोटेक्ट करना चाह रही थी, उसको अवॉइड करना चाह रही थी, तो वो वॉयलेंस में उनके नेल्स में उसके चेस्ट हेयर आ गए थे। और वो चेस्ट हेयर से क्या हुआ कि विद स्किन टिश्यूज एंड चेस्ट हेयर एंड एवरीथिंग लाइक दैट, उससे डीएनए प्रूव करने में बहुत मदद हुई, एंड अल्टीमेटली ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग एक एविडेंस की तरह सामने आया। तो जैसे क्या होता है ना, जैसे से सपोज यू आर फाइटिंग इट बैक, ठीक है, आपने स्क्रैच किया, आपने हाथ गाल पे मारा या होठ पे मारा या बाल खींचे या कुछ भी किए, कभी कभी आपके फिंगर टिप्स पे, आपके नेल्स पे आ जाती हैं वो सब चीज़ें, है ना। तो ये सब फॉरेंसिक में हम लोग काउंट करवाते हैं। तो इसीलिए नहाना नहीं चाहिए ताकि वो एविडेंस हटे ना, अगर इमिजिएटली हुआ है, बिकॉज सी ये कहना आसान है कि नहाना नहीं चाहिए एंड एवरीथिंग लाइक दैट, बट नहीं हो पाता काफ़ी चीज़ें। एंड गर्ल्स इमिजिएटली जो स्टैंड लें, ऐसी बहुत कम गर्ल्स होती हैं, है ना। बहुत बार ऐसा देखा गया कि 1 महीना 2 महीने बाद बताया, तो उसमें बहुत जो मेडिकल एविडेंस है वो बहुत वेग हो जाता है। इसके अलावा बहुत सारे एविडेंसेस देखे जाते हैं, आपकी लोकेशन हो गई, फ़ोन की लोकेशंस हो गई, या कोई सीसीटीवी लगा है जिस एरिया में हुआ है उससे पता चल जाता है, कार के नंबर ट्रेस हो जाते हैं। बहुत चीज़ें हैं, आजकल काफ़ी एडवांस हो गया है इन्वेस्टिगेशन भी, एंड बिकॉज सब कुछ आजकल सीसीटीवी पे आ जाता है, तो बहुत काफ़ी चीज़ें ईजी हो गई हैं। तो एविडेंस का ये है कि हाँ, मेडिकल एविडेंस किसी भी रेप सिचुएशन में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है, एक्सट्रीम हेल्पफुल है। बट अगर आप किसी कारणवश नहीं दे पाती हैं, तो ये मत सोचिए कि आपने केस, आप हार गई हैं, आपके साथ कुछ नहीं होगा। यू जस्ट नीड टू स्टैंड एंड टेक अ डिसीजन टू फाइट इट आउट, है ना। जैसे आप फाइट करेंगी, आई थिंक चैनल्स खुद खुलने लग जाते हैं, सिचुएशन सामने आने लग जाती हैं। सो बहुत चीज़ें सामने आती हैं, दुनिया के सामने भी आती हैं, हिडन ट्रूथ्स ऑफ सोसाइटी सामने आते हैं। तो आई थिंक विमेन शुड नॉट जस्ट स्टेप बैक कि नहीं अब हो गया तो अब क्या करना है, एंड स्टफ लाइक दैट। दिस इज़ योर बॉडी, आपके पास एक ही बॉडी है, इसी के साथ आपको रहना है। प्लीज़ उसकी रिस्पेक्ट करिए, उसको वैल्यू करिए, एंड उसके साथ जो भी बुरा हुआ है, आपके दिमाग के साथ जो भी बुरा हुआ है, उसके लिए प्लीज़ फाइट बैक करिए। मैं गर्ल्स के पर्सपेक्टिव से ना एक सवाल पूछना चाहता हूँ। काफ़ी बार ऐसा देखा गया है, कॉमन प्रॉब्लम है, कॉर्पोरेट लाइफ में लड़कियाँ होती हैं, साथ में लड़के भी काम करते हैं। yes. तो कुछ लड़के ना कंटिन्यूसली घूरते रहते हैं, yeah. और इस कदर घूर देते हैं कि बस सामने वाली लड़की बहुत अनकंफर्टेबल हो जाती है। तो ऐसे में कोई लॉ या रूल है जिसके तहत लड़की कंप्लेन कर सके या अपने आप को वो अनकंफर्टेबलनेस से दूर रख सके? अगर आप स्पेसिफिकली वर्क प्लेस की बात कर रहे हैं, सो देयर इज एन एक्ट कॉल्ड पॉश एक्ट। सो पॉश एक्ट इज प्रोटेक्शन फ्रॉम सेक्सुअल हरासमेंट एट वर्क प्लेस। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट कानून आया उन महिलाओं के लिए जब देखा गया कि एवोल्यूशन में महिलाएं इक्का दुक्का नहीं थी जो काम करने जाती थी। लॉट ऑफ विमेन नाउ हु आर वर्किंग एट डिफरेंट वर्क प्लेसेस। तो उनकी प्रोटेक्शन का क्या है ना, तो उनकी प्रोटेक्शन को मद्देनज़र रखते हुए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कानून पास हुआ। इसमें क्या है, इसमें ये बताया जाता है कि आप किसी भी वर्क प्लेस पे हैं जहाँ पे 10 से ज़्यादा एम्प्लॉयज़ हैं, मेल फीमेल्स हैं, इन एम्प्लॉयज़ को टाइम टू टाइम ट्रेनिंग देने की ज़रूरत है।
ठीक है, कि क्या कंडक्ट है, क्या राइट है, क्या रॉन्ग है। इस कंडक्ट के ज़रिए क्या होता है कि ट्रेनिंग्स होती हैं, सर्टिफिकेशंस होते हैं। तो जो भी एम्प्लॉयर है, उस कंपनी का जो मालिक है, उनका ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है कि वो ये कंडक्ट करवाएं टाइम टू टाइम। इससे क्या होता है ना, काफ़ी चीज़ें समझ आती हैं, औरतों को भी मर्दों को भी, कि कैसे एक वर्क प्लेस पे रहना है और क्या सही है क्या गलत है। अच्छा, जब आप कहते हैं कि घूर रहा है या कोई एक टच है, तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू एनालाइज कि क्या एक्सेप्टेबल है उस महिला के लिए और क्या नहीं है। यू नो, अ लॉट ऑफ टाइम क्या होता है कि इफ़ देर आर ग्रुप्स, तो ग्रुप्स में कभी मजाक मस्ती चलती है ना। इफ़ अ फीमेल इज़ कंफर्टेबल विद दैट, इवन विद मेल फ्रेंड्स और फीमेल फ्रेंड्स, अगर कंफर्टेबल है एंड शी डजंट फील कि एक अनवेलकम टच था या कुछ था, दैट इज़ फाइन। बट एज सून एज शी वॉन्ट्स कि देर शुड बी अ स्पेस बिटवीन टू एम्प्लॉयज़, है ना। अगर मेरा मेल एम्प्लॉय से सपोज मैं 20 ईयर्स की हूँ, 40 ईयर्स के मेरे एम्प्लॉय हैं, कलीग हैं, और मुझे एक स्पेस चाहिए, मैं कंफर्टेबल नहीं हूँ उनके साथ, है ना। एंड ही इज़ गिविंग अनवेलकम जेस्चर्स कि चलो हम कॉफ़ी पे चलते हैं, अरे आज तुम बहुत सुंदर लग रही हो रेड कुर्ते में, चलो मेरे साथ बाइक पे चलो एंड एवरीथिंग लाइक दैट, अनवांटेड, एंड द गर्ल इज अवॉइडिंग इट, है ना, शी डजंट वांट इट। दैट कैन बी द स्टेप जो वो ले सकती हैं टू डील विद द सिचुएशन। अब स्टेप में क्या होता है कि आप कंप्लेन कर सकते हो। देयर इज़ अ कमिटी जो हर ऑर्गेनाइजेशन में होनी ज़रूरी है, जहाँ पे 10 से ज़्यादा एम्प्लॉयज़ हैं। तो इस कमिटी में क्या होता है, देयर इज़ अ पॉश कमिटी जिसमें इंटरनल मेंबर्स भी होते हैं, प्लस 1 या 2 एक्सटर्नल मेंबर्स भी होते हैं कंपनी के बाहर से। कंपनी के बाहर से सपोज जैसे मैं भी एक्सटर्नल मेंबर हूँ कॉलेजेस में, कॉलेजेस की पॉश कमेटी बनती है उसमें। तो क्या होता है कि एक्सटर्नल मेंबर से ना वो न्यूट्रल रहता है कि डिस्क्रिशन नहीं हो रहा है, वहाँ पे कोई बायसनेस नहीं हो रही है कि महिला के साथ चलो छोड़ो क्या करना है ना। तो एक एक्सटर्नल जब मेंबर होता है तो उससे एक बैलेंस बना रहता है। ये कमेटी सुनती है, हर एक चीज़ को देखती है, एंड इनका भी काम है कि लोगों से बातचीत करना, निकलवाना कि क्या हुआ, कैसे हुआ। सीसीटीवी देखा, कभी कार पार्किंग का सीसीटीवी देखा, कभी आपने मैसेजेस देखे, एविडेंस कलेक्शन हुआ। तो अगर ये कमेटी किसी कंक्लूजन पे आ गई तो वेल एंड गुड, नहीं आती है और महिला को लगता है कि या मेरे अगेंस्ट आई है, शी कैन एनी टाइम अप्रोच टू पुलिस, और फिर एक क्रिमिनल केस के रूप में इसको हम लेके जा सकते हैं। मतलब घूरना इतना हद तक जा सकता है आगे, अगर कंप्लेन करनी हो तो। अब घूरना, यू आर जस्ट स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ मी, मैं अपना काम कर रही हूँ और आप घूरे जा रहे हैं, एंड योर आईज आर वेरी अनवेलकमिंग, योर जेस्चर्स आर वेरी अनवेलकमिंग, एंड मैं इसकी वजह से काम नहीं कर पा रही हूँ। मेरा जो इनपुट होना चाहिए काम में मैं वो नहीं कर पा रही, मैं कहीं और इन्वॉल्व हूँ, मेंटली कहीं टेंशन में हूँ। तो ऑब्वियसली, क्योंकि अगर आप किसी भी सिचुएशन को अनकंफर्टेबल बनाते हैं, अनसेफ बनाते हैं किसी महिला के लिए, तो वो शी कैन स्टैंड अगेंस्ट इट एंड फाइट इट आउट। अच्छा, इसी बात पे मैं एक एग्जांपल कोट करना चाहूँगा। जब एक लड़की है, उसकी सैलरी 30,000 है, उसका बॉस कहता है कि मैं 2x कर दूंगा, 60,000 कर दूंगा, बस यू हैव टू स्लीप विथ मी, बेसिकली आस्किंग फॉर सेक्सुअल फेवर्स। वो लड़की जाती है, अपने कंसेंट से जाती है, उसकी सैलरी भी बढ़ जाती है, लेकिन कुछ टाइम बाद वो उसी इशू को लेके पुलिस स्टेशन में जाती है और कहती है कि मेरे साथ रेप हुआ है। तो क्या वो रेप कंसिडर होगा या फिर कंसेंट था तो केस नहीं लिया जाएगा? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एंड आई थिंक ये बहुत लोगों के साथ आज भी हो रहा होगा, करंट सिचुएशन में भी होंगे। अगर आप रेप की डेफिनेशन देखें जो आईपीसी में भी थी और अब बीएनएस में भी है, रेप की डेफिनेशन ये कहती है कि अगर कोई भी अथॉरिटी का मिसयूज करके आपको ल्योर कर रहा है और आपके साथ कोई भी सेक्सुअल इंटरकोर्स कर रहा है, तो उसको रेप की कैटेगरी में डाला जाएगा। ठीक है। अब क्या हुआ कि आपने जैसे बताया कि वो कंसेंट से गई, लेकिन क्यों गई? क्योंकि उसे एक प्रॉमिस दिया गया। किसने? एक अथॉरिटी जो है, जो एक इंसान एक पावर में है, उसने उसको एक प्रॉमिस दिया कि मैं तुम्हें प्रमोशन दे दूंगा, यू जस्ट कम विद मी। द गर्ल नीड्स प्रमोशन समहाउ, है ना, चाहे वो चलिए कंसेंट से गई है, कुछ भी है। अगर उसे लगता है कि दिस इज बैड विच इज हैपनिंग टू मी, है ना, मेरी लाइफ के साथ गलत हो रहा है, एंड मैं आई शुडंट स्लीप फॉर माई वर्क, है ना, आई एम केपेबल इनफ टू गेट दैट प्रमोशन, एंड वो रियलाइजेशन हो रहा है, तो शी कैन ऑलवेज 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 फाइल एंड कंप्लेन
कि रेप की कैटेगरी में ये चीज़ आती है। अब क्या होता है, बहुत बार मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। क्या होता है कि से सपोज बॉस है, उन्होंने किसी रिसेप्शनिस्ट को बोला, रिसेप्शनिस्ट ज़्यादा क्वालिफाइड नहीं होते हैं, है ना, वो तो चलिए 12th पास करके भी रिसेप्शनिस्ट बन जाते हैं, उनको नहीं पता होता। अब उनको बोला कि नहीं, मैं तुम्हें अब प्रॉपर नौकरी में रखूँगा और तुम्हारी सैलरी हाइक करूँगा, कम विद मी, एंड समहाउ दे गेट इनटू अ फिजिकल रिलेशनशिप। वो अपनी मर्जी से जा रही है, वो फिजिकल रिलेशनशिप में आ रही है। और अब क्या हुआ कि बॉस ने डिनाई कर दिया कि नहीं, मैं तो करूँगा ही नहीं प्रमोशन। ऑब्वियसली करेंगे ही ना, उनको क्या लेना देना प्रमोशन से, उन्हें तो जो नीड थी उनकी पूरी हो गई। तो जब प्रमोशन नहीं दिया, देन विमेन रियलाइजेस दैट दे हैव बीन यूज्ड, दे कैन स्टिल गो टू द पुलिस एंड फाइल अ कंप्लेंट, दे कैन शो द एविडेंसेस जहाँ पे बातचीत हुई है। लेकिन इस ऐसे में अगर तरीके वो की बॉस दिखा दे कि ये अपने कंसेंट से मेरे पास आई थी, डजंट मैटर। डजंट मैटर, अगर मतलब लड़का अगर इसमें गिल्टी प्रूव हो सकता नहीं, है। गिल्टी प्रूफ का देखिए डेफिनेशन ये है कि आपने क्यों एक फॉल्स प्रॉमिस के थ्रू उसको नहीं नहीं, बुलाया। मैं कह रहा हूँ कि उसने उसको प्रमोट कर दिया, सैलरी हाँ हाइक कर दी। हाँ, तो हाँ। अगर प्रमोट कर दिया एंड द गर्ल इज देयर और वो शी इज ओके विद इट, देन द केस गेट्स क्लोज्ड। ठीक मतलब है, कोई कोई एक्शन तब लिया नहीं जाता तब। देखिए ये कम्प्लीटली एक लड़की के ऊपर है। ऐसा कोई आपको डंडा करने के लिए आपके पीछे नहीं खड़ा हुआ कि ये सही है ये गलत है, ये आपकी विल के ऊपर होता है। बहुत सारे रेप केसेस होते हैं, जेन्युइन रेप केसेस होते हैं, लड़कियों को नहीं स्टैंड लेना होता, दे ओके विद इट। लॉट ऑफ केसेस आर देयर इन लिव इन रिलेशनशिप्स, ठीक है, लॉट ऑफ केसेस आर देयर जहाँ पे हस्बैंड ही अपनी वाइफ को भेज रहे हैं कि गो स्लीप विद माई बॉस। हर चीज़ नहीं आती है ना सामने, ये दिस इज दी सोसाइटी, आप इसके बारे में कुछ नहीं कर सकते। तो जहाँ पे एक लड़की को स्टैंड लेना है कि हाँ मेरे साथ एक प्रॉमिस उन्होंने बोला कि होगा एंड वो नहीं फुलफिल हुआ, मेरा यूज कर लिया गया, देन शी कैन टेक अ स्टैंड। तो अगर आप जैसे कहते हैं ना कि लड़के ही गिल्टी प्रूवन हो गए इवन इफ द गर्ल इज कमिंग, व्हाई इज दैट लड़का गिविंग अ फॉल्स प्रॉमिस? नंबर 1 है ना, कि इजीली तो आ नहीं रही है बेड पे या मेरे घर पे नहीं आ रही है, तो मैं इसे किसी ना किसी तरीके से उलझा के अपने पास ले आऊं। तो आप ये क्या करो, आप दिमाग के साथ खेल रहे हो, विच इज योर इल इंटेंशंस। सो इसीलिए ये इस तरीके के प्रोटोकॉल्स बने हैं, रेप लॉज में भी बने हैं एंड पॉश में भी इस तरीके की चीज़ें देखी गई हैं कि आपके इंटेंशंस जो हैं वो क्लियर नहीं है तो आप के ऊपर केस हो सकता है। तो मैरिटल रेप की डेफिनेशन क्या है? अगर मैरिज है तो रेप कैसे, मतलब क्या प्रोविजन है इसके, और इसको बेसिकली इसकी डेफिनेशन क्या है, मैं वो जानना चाहता हूँ। बहुत ही चर्चित विषय है ये मैरिटल रेप, और अभी रिसेंटली भी सुप्रीम कोर्ट में हियरिंग हो रही है इसके बारे में, आर्ग्यूमेंट्स हो रहे हैं कैसे मैरिज को एक रेप की कैटेगरी में डाला जाए। देयर इज नो डेफिनेशन ऑफ मैरिटल रेप, किसी भी कानून में ऐसे मैरिटल रेप को डिफाइन नहीं किया गया है, ठीक है। अगर एक महिला कहती है कि मेरे साथ वायलेंस हुआ है, चाहे वो फिजिकल वायलेंस है, सेक्सुअल वायलेंस है, तो वो डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के अंडर एक एक्शन ले सकती हैं। बट अभी तक कोई मैरिटल रेप की डेफिनेशन या अलग से एक क्लॉज नहीं बना है। क्यों हम इस पर चर्चा कर रहे हैं? क्योंकि क्या होता है कि जो एक मेंटालिटी है पुरुषों की कि शी इज़ माई वाइफ नाउ, मैं इसके साथ कुछ भी कर सकता हूँ, दैट इज़ रॉन्ग। आप ये नहीं समझ रहे कि ठीक है आपकी वाइफ हैं, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे वो एक इंडिविजुअल है ना, उनके अपने एक इमोशन हो सकते हैं, अपनी फिजिकल नीड्स हो सकती हैं, आप उन पे हावी नहीं हो सकते। बट मैरिड मैन की ये साइकोलॉजी रही है कि नाउ शी इज माइन, आई कैन डू एनीथिंग विद हर, विच इज़ रॉन्ग। इसीलिए ये ज़्यादा चर्चित है कि यार इसको हम कानून क्यों नहीं बना रहे हैं। क्या अगर महिलाओं की शादी हो जाती है तो क्या यू नो मेन कैन यूज देम एनी टाइम एनीवेयर इन वॉट एवर सिचुएशन? नो, अल्टीमेटली दे आर एन इंडिविजुअल्स, राइट। रेप क्या है? रेप एक जोर और ज़बरदस्ती है। समझने की बात यह है, अगर एक मैरिड कपल है तो ऑब्वियसली वो कंसेंट पे चलता है, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग पे चलता है ना। अगर दे हैव टू इन्वॉल्व इन अ फिजिकल रिलेशनशिप ऑल्सो, तो वो एक कंसेंट से होना चाहिए ना। इफ द गर्ल डजंट वांट इट, शी डजंट वांट इट। व्हाई डोंट मेन अंडरस्टैंड दिस? अच्छा, अब क्या है कि इसको अभी तक कानून इसलिए नहीं बनाया गया क्योंकि बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रोवर्शियल इशू हो जाता है। दे कैन बी अ लॉट ऑफ फेक केसेस टू इट, है ना। और फेक केसेस के जरिए अब पता नहीं पीनल क्या रखेंगे कि क्या पनिशमेंट होगी, डैमेजेस होंगे या जेल होगी, दैट तो दूर की बात है। लेकिन फेक केसेस के चलते डाइवोर्सेस तो 100% बहुत ज़्यादा होंगे। और ऐसे ही कोई फेक केस अगर कोई लड़की लगाती है किसी लड़के पे,
तो उस लड़के के पास कोई प्रोविज़न है कि वो अपने आप को प्रूव कर सके? बहुत सारे प्रोविजंस कानून में दिए गए हैं, फॉल्स एलिगेशन के दिए गए हैं, पर्जरी के दिए गए हैं। अगर केस सेटल हो जाता है आप डेफेमेशन के केसेस डाल सकते हैं महिला पे, बट ये दूर की बात है। अगर हम मैरिटल रेप की बात करते हैं तो ये समझने की ज़रूरत है कि जो इंडियन सिनेरियो है मैरिजेस का, अ लॉट ऑफ पीपल हेयर आर इनटू अरेंज मैरिज सिस्टम, है ना, बाहर इतना नहीं होता है, अरेंज मैरिज कल्चर इंडिया में ज़्यादा है, इसीलिए मैरिटल रेप की चर्चा ज़्यादा होती है। क्यों? क्योंकि आप किसी एक लड़के के साथ, एक लड़की के साथ, एक ज़रूरी नहीं है हर किसी के बीच में प्यार हो, एक समझौते के साथ भी रहते हो, एक फैमिली अरेंजमेंट के साथ रहते हो। अब उसमें इफ़ अ गर्ल इज़ नॉट कंफर्टेबल स्लीपिंग विद एनी मैन, बी इट द हस्बैंड, ठीक है, शादी के 6 महीने हैं, 4 महीने हैं, वो नहीं सोना पसंद करती, नहीं साथ में रहना पसंद करती। अब उसमें द मैन इज़ फोर्सिंग हिमसेल्फ कि नहीं अब तो मैं पति हूँ, अब तो मैं कुछ मैं भी कुछ कर भी कर सकता हूँ। सकता हूँ। नो, दिस इज़ रॉन्ग। ये चर्चा है कि आप ठीक है आपने शादी कर ली, डजंट मीन कि आपने खरीद लिया उस चीज़ को या कुछ है करेक्ट। ना। तो ये इसीलिए ये एक मुद्दा बन रहा है। जो डिफेंडर्स हैं वो कह रहे हैं कि नहीं अब मैरिजेस में तो ये होगा ही, दिस इज द प्रोटोकॉल ऑफ मैरिज, फिजिकल इंटीमेसी इज द कोर आइडिया ऑफ मैरिज एंड हैप्पी मैरिज। बट आप ये भी तो देखो कि कहीं पे भी जब फोर्सफुलनेस आ जाती है तब तो वो कोई रिलेशनशिप बनाएगी नहीं, कितना कर लेगी एक औरत, कितना कर लेगी फोर्सफुल रिलेशनशिप, है ना। तो ये चीज़ें कंसिडर करने की बात होती हैं। अच्छा, हम मैरिज की बात कर रहे थे और सेम सेक्स मैरिज भी आजकल बहुत ट्रेंड में है, जैसे कि कनाडा है, थाईलैंड है, नीदरलैंड्स है, बहुत सारी कंट्रीज़ ने उसको लीगलाइज कर दिया है सेम सेक्स मैरिज को, लेकिन इंडिया अभी तक नहीं कर पाया है। तो क्यों इंडिया इस चीज़ में पीछे रह गया है, जबकि यहाँ पर इतने सारे लोग हैं जो खुल के बोलते हैं इस चीज़ के बारे में? दिस इज नॉट जस्ट वन लॉ, इट्स अ वेब ऑफ लॉ। मैं आपको एग्जांपल देती हूँ। आपके मदर एंड फादर, उनका एक जॉइंट अकाउंट होगा। कैसे है? बिकॉज दे आर मैरिड एंड वो एक स्पाउस का अकाउंट करके उनका एक डेफिनेशन है कि हाँ चलिए जॉइंट अकाउंट है, ऐसे ही वो नॉमिनी बना सकते हैं या समथिंग लाइक दैट। दिस इज वन एग्जांपल। तो वो प्रोविजन बनाना एक नया कानून लाने के ऊपर है। आप सेम प्रोविजंस में नहीं कर सकते, अलग अलग कानून बनाने पड़ेंगे उसके लिए। एग्जैक्टली वो इसीलिए क्रिटिकल है। पीपल नीड टू अंडरस्टैंड। ऐसा नहीं है कि कोई आपके इमोशंस के अगेंस्ट है या नहीं चाहते। अगर ऐसा होता तो आपका रिलेशनशिप ही वैलिड नहीं होता इंडिया में, बट सेम सेक्स रिलेशनशिप इज वैलिड इनफ। वैलिड है लेकिन कुछ राइट्स नहीं मिलते अभी। राइट्स एज सच नहीं मिलते हैं, बट वैलिड है। अब राइट्स का क्या है कि आप बच्चे पैदा नहीं कर सकते हैं, ऑब्वियसली आप अडॉप्ट भी एज सच नहीं कर सकते, कोई लीगल प्रोविजन नहीं मिलेगा उनको। हु विल बी द मदर, हु विल बी द फादर, यू नो, अगर एक सेम सेक्स है तो कैसे आप उसको डिफाइन करेंगे? इट इज़ क्रिटिकल। और ये जुडिशरी नहीं करेगी, ये पार्लियामेंटेरियंस करेंगे। जो कानून बनाने का काम है वो उनका है। अगर वो एक प्रोविजन लेके आते हैं कि हाँ सेम सेक्स इज, वी कैन डू दिस आगे आने वाले टाइम में, और हमारा वेब जो लॉ का जो वेब है, कनेक्शन है, सिक्योरिटीज़ हैं, प्रोटेक्शन है, अगर ये मिल पा रहा है देन दे विल गो अहेड। तो ऐसे नहीं कि नहीं सुप्रीम कोर्ट ने ये बोल दिया वो बोल दिया। अभी भी जो रीसेंट हियरिंग हुई, इन्होंने क्या बोला कि ये तो पार्लियामेंटेरियंस का जॉब है ना, कोई भी एक्ट बनाना, कानून बनाना, ये उनका जॉब है। हम लोग तो उस कानून पे चलते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं हम वो प्रोटेक्शन देते हैं। हमारी अथॉरिटी नहीं है कानून बनाने की, जिसका जो काम है वो करे। तो इसीलिए ये मुद्दे में आया कि ठीक है रिलेशनशिप तो अलाउ कर दिया, लेकिन शादी इसलिए भी नहीं है क्योंकि हमारे पास वो इंफ्रास्ट्रक्चर रेडी ही नहीं है कि इनको प्रोटेक्शन दे सकें इंडिया में अभी। हाँ, इनके राइट्स के बारे में हम बात कर सकें। तो जिस दिन आई थिंक वो रेडी हो गया, मे बी, यू नेवर नो, कब ये लीगलाइज हो जाए ये चीज़। अच्छा, बहुत सारे कपल हैं जो शादी कर रहे हैं, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, बट देन दे आर नॉट अ लीगल कपल। अच्छा, हाँ, दे आर नॉट अ लीगल कपल एज ऑफ नाउ। तो अगर वो कोर्ट में जाते हैं कोर्ट मैरिज के लिए तो वो नहीं, इट विल नॉट बी रजिस्टर्ड। दे आर जस्ट डूइंग इट विद देयर सेरेमनीज, फेरे भी ले लिए, चलो कुछ भी कर लिया, बट इट इज़ नॉट अ लीगल मैरिज बिकॉज इट इज़ नॉट डिफाइंड अंडर द लॉ ऑफ दिस कंट्री। जैसे एक कपल की है हिंदू मैरिज एक्ट में, अगर लीगल कपल है तो उसके भी अपने वो हैं, है ना, कि मतलब सेम फैमिली पेडिग्री से नहीं होना चाहिए, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो इसीलिए अभी वो एक इलीगल सफ़र उनके लिए है। एंड इससे क्या होता है ना कि चलो ठीक है आपने शादी कर ली, आपने बच्चा अडॉप्ट भी कर लिया, अब उस बच्चे का क्या, उसको तो लीगल रिकॉग्निशन भी नहीं मिल रहा।
एज ऑफ नाउ उसको कोई लीगल रिकॉग्निशन नहीं मिल रहा। प्लस सोसाइटल मिथ्स तो बहुत चलते ही चलते हैं कि सेम सेक्स, खासकर हमारे इंडिया में। women staying together, men staying together, तो बहुत सारी चीज़ें हैं। एंड वी हैव फेमस रिस्पेक्टेड लॉयर्स ऑल्सो जो सेम सेक्स में है, एंड दे हैव बीन फाइटिंग फॉर इट कंटिन्यूसली। बट देन सिर्फ वो प्रूव करना कि दिस इज द नीड ऑफ द आवर इज नॉट इनफ। वी नीड टू सी द होल इंफ्रास्ट्रक्चर, इज इट रेडी, आर वी रेडी फॉर इट और नॉट। जैसे अगर मैं आपको अभी एक छोटा एग्जांपल दूं, BNS लॉ आ गया, ठीक है, उन्होंने बोला हर चीज़ आपकी ई फाइल्स में सबमिट होंगी, आपके EFIRs होंगे, आपके रिकॉर्डिंग्स रहेंगी। इंफ्रास्ट्रक्चर ही रेडी नहीं है। आप ले तो आए हो कानून, अभी आप देखो ना किसी भी पुलिस स्टेशन में जाके देखिए क्या हालत है, सेम ही हालत है ना। वो कोई आपकी रिकॉर्डिंग्स करके वो कहाँ रखोगे? क्या आपकी साइबर सिक्योरिटी इतनी स्ट्रांग है? कभी भी कोलैप्स हो सकती है। क्या आप इतने स्ट्रांग, अभी आपने बना लिया अपना कोर कि आप रेडी हो, बट वो ले आए क्योंकि लाना था। सो दैट इज़ द थिंग कि हर चीज़ सोच समझ के होती है, टाइम लेती हैं। अब लिव इन रिलेशनशिप का अगर मैं एग्जांपल दूं आपको, सो दे आर सुप्रीम कोर्ट जजमेंट्स जो इसको लीगलाइज कर देते हैं, बट देयर इज़ नो डेफिनेशन। अभी तक कोई भी डेफिनेशन नहीं है कि हाँ इसको डिफाइन किया जाए। लिव इन रिलेशनशिप से हुआ बच्चा भी लेजिटिमेट होता है, ठीक है। लिव इन रिलेशनशिप में अगर आपके साथ डोमेस्टिक वायलेंस हुआ है तब भी आप उसको फाइल कर सकते हो, मारपीट हुई है, डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के अंडर आएगा वो। लेकिन देयर इज़ नो स्ट्रिक्ट डेफिनेशन अभी भी, क्योंकि ये इवॉल्व हो रहा है टाइम टू टाइम। इंडिया धीरे धीरे स्ट्रांग हो रहा है ना। तो देखते हैं कि कहाँ जाता है कल्चरल वेव, कहाँ जाती है, लेट्स सी। हमारे इंडिया में ट्रेंड कर रहा है लिव इन, उसके बाद आया ओपन रिलेशनशिप। तो इन दोनों में फ़र्क क्या होता है और इसकी डेफिनेशन क्या है? डेफिनेशन कहीं पे भी डिफाइन नहीं है कानून में अभी तक, ना ओपन रिलेशनशिप की ना लिव इन की। ये डेफिनेशन इवॉल्व हो रही है हमारी टेक्नोलॉजी के साथ, हमारे कल्चरल वैल्यूज़ के साथ, वैल्यू सिस्टम, फैमिली वैल्यूज़ के साथ ये इवॉल्व हो रही है। तो अगर आप कहें कि लिव इन क्या है, ओपन रिलेशनशिप क्या है, तो ओपन रिलेशनशिप तो अभी कोई कोर्ट ने इसके बारे में कोई जजमेंट भी नहीं दी है, क्योंकि अभी बहुत ही इट्स जस्ट ऑन पॉइंट 1। अभी बहुत कम केसेस, अगर हम ओपन रिलेशनशिप के बारे में बोलें तो बहुत कम केसेस देखे गए। ओपन रिलेशनशिप एक ऐसा रिलेशनशिप है जहाँ पे एक पुरुष और एक महिला मैरिड हैं, लेकिन उन दोनों की अपनी इंडिविजुअल लाइफ्स हैं, जहाँ पे पुरुष जब चाहे एक दूसरी महिला के साथ रिलेशनशिप में आ सकता है, और सेम महिला भी दूसरे पुरुषों के साथ या एक पुरुष के साथ जैसे मर्जी चाहे वो अपनी लाइफ जी सकते हैं। देखिए ये सिस्टम आया हमारे जो अरेंज मैरिज कल्चर है ना, वहाँ से काफ़ी बार देखा गया है कि फैमिलीज थोपती हैं रिश्तों को कि इसी से करो, इसी से करो, जबकि हर किसी के साथ आपकी वाइब कनेक्शन नहीं हो पाती, ट्यूनिंग नहीं बैठ पाती। तो उसमें क्या है कि अगर किसी की पहले से कोई गर्लफ्रेंड है ना, तो उस आदमी ने शादी तो कर ली, लेकिन वो अपनी एक्स गर्लफ्रेंड के साथ इन्वॉल्व है। सो दैट्स हाउ द रिलेशनशिप सिस्टम इज नाउ। अब क्या होता है कि ये लोग जनरली एक मैरिड सिचुएशन में रहते हैं, दे आर मैरिड, लोगों के सामने दे आर मैरिड, बट देन दे हैव देयर इंडिविजुअल लाइव्स। दिस इज कॉल्ड ओपन। मतलब 4 लोग हैं इसमें, ये ज़्यादा भी हो सकते हैं? ज़्यादा भी हो सकते हैं, और ये अभी लीगल नहीं है यहाँ पर? कुछ लीगल नहीं है, देयर इज नो डेफिनेशन, देयर आर नो एज सच जजमेंट्स अबाउट इट, ऐसे कुछ भी नहीं, क्योंकि ये बहुत ही हिडन कॉन्सेप्ट है कि आप शादीशुदा तो हो लेकिन फिर आपके अफेयर्स भी चल रहे हैं, और एक नहीं मल्टीपल चल रहे हैं, यू आर डूइंग वन नाइट स्टैंड, ठीक है। तो ये दर्शाता है कि हम लोग किसी रिश्ते में बंधना नहीं चाहते, है ना, ठीक है। हम दुनिया के नज़र में एक मैरिड कपल है बिकॉज दे नीड दैट स्टेटस, मिस्टर एंड मिसेज समथिंग समथिंग, बट देन दे हैव देयर अपनी ख्वाहिशें, अपने ट्यूनिंग्स विद अदर पीपल, अपनी लाइफस्टाइल। women who are married, they are going for corporate culture में बहुत बार आपने देखा होगा नाइट क्लब्स में जाते हैं, सब कुछ होता है, वन नाइट स्टैंड्स होते हैं। सो दे आर जस्ट वेरी कंफर्टेबल अबाउट इट कि ठीक है तुम्हारी अपनी लाइफ है और मेरी अपनी लाइफ है, देयर इज दिस म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग।
अब काफ़ी बार ये होता है कि हम डाइवोर्स नहीं ले पाते हैं। आप कहोगे कि ऐसा है किसी और के साथ इन्वॉल्व होना है तो डाइवोर्स लो, अलग हो जाए, लेकिन नहीं हो पाते हैं। क्यों? क्योंकि शायद हमें सोसाइटी के सामने अपने वो मिस्टर एंड मिसेस वाला एक समाज रूप क्या कहेगा। रूप दिखाना होता है, अपने हम्म पेरेंट्स के सामने दिखाना होता है। अच्छा, ये लोग ऐसे कपल्स होते हैं कि पेरेंट्स के सामने हर फैमिली फंक्शन में जाएंगे, अच्छे से हम्म, रहेंगे, बट देन जैसे ही वापस घर गए अपने, दे आर ऑन अलग देयर अलग रूट, अपना। देयर जर्नी। हम्म तो इस तरीके के रिलेशनशिप को हम ओपन रिलेशनशिप कहते हैं, जो येस इवॉल्व हो रहा है क्योंकि बहुत सारे कल्चरल चेंजेस हो रहे हैं इंडिया में, इसकी वजह से। अब आता है लिव इन रिलेशनशिप। लिव इन रिलेशनशिप जनरली जो अभी तक देखा गया था वो ये था कि एक अनमैरिड पुरुष, अनमैरिड महिला जो साथ में रह के देखना चाहते हैं कि हमारी ट्यूनिंग कैसी है, साथ में रहते हैं, कोहेबिट करते हैं फॉर एनी नंबर ऑफ ईयर्स और मंथ्स, वॉट एवर दे विश। फिर वो देखते हैं कि हमारा किस डायरेक्शन में जा रहा है, एंड कैन वी गेट टुगेदर आगे कि नहीं, कंपैटिबिलिटी है कि नहीं है। कंपैटिबिलिटी है कि नहीं, कि हम शादी कर सकते हैं कि नहीं। बीच में काफ़ी लोग ब्रेकअप भी कर लेते हैं, काफ़ी हम्म लोग शादी भी कर लेते हैं, काफ़ी जब अफेयर चल रहा है तब भी उनके बच्चे हो जाते हैं। हम्म तो बहुत सारी चीज़ें ऐसे आती हैं। अब क्या देखा जा रहा है कि ओपन रिलेशनशिप एंड लिव इन रिलेशनशिप मर्ज हो रहा है। कैसे? से सपोज एक मैरिड कपल है, अब मेन का अफेयर किसी और महिला के साथ चल रहा है हम्म और वो उस महिला के साथ रह रहे हैं, चाहे वो महिला मैरिड हो अनमैरिड हो, डजेंट मैटर, हम्म उनका अफेयर चल रहा है, वो रह रहे हैं। अब इस रिलेशनशिप को आप देखिए, ये एक अलग ही डायमेंशन पैदा हो गया है ना। अब ये तो लिव इन में आ गया, एंड मैरिड वाला तो मैरिज में आ गया। तो इस तरीके से कॉम्प्लिकेशंस बहुत ज़्यादा हैं इंडियन सोसाइटी में, बहुत ज़्यादा है। लोगों को लगता है नहीं, वही वैल्यू सिस्टम ख़त्म हो रहा है, धीरे धीरे बहुत ज़्यादा ख़त्म हो रहा है, एंड एवरीथिंग इज़ वेरी हॉलो। ठीक है, क्योंकि वी हैव सीन केसेस, वी हैव डेल्ट विद केसेस, कपल हुआ 55-56 ईयर्स ऑफ एज, मतलब 17-18 साल की शादी हो गई है, उसके बाद भी इस तरीके की चीज़ों में इन्वॉल्व है। सो दैट वैल्यू, दैट रिस्पेक्ट टूवर्ड्स ईच अदर एंड लव, वो सब डिमिनिश हो रहा है धीरे धीरे करके। इसका कोई एक कारण नहीं है, बहुत सारे कारण हैं, बट सोशल चेंज है। आई थिंक आगे देखे क्या होता है। अच्छा, गंगूबाई काठियावाड़ी हम सब ने देखी है और उसमें ना प्रोस्टिट्यूशन दिखाया गया है। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या हमारे इंडिया में प्रोस्टिट्यूशन लीगल है या नहीं है। देखिए, इंडिया में प्रोस्टिट्यूशन की कोई डेफिनेशन नहीं है जहाँ पे वो बताएं कि लीगल है या इलीगल है, बट वी सी प्रोस्टिट्यूशन हैपनिंग इन ईच एंड एवरी कॉर्नर नाउ। हम्म इट इज़ वेरी 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 कॉमन। जब मैं कहती हूँ कि ये लीगल नहीं है, इसका मतलब है कि जो महिला या जो पुरुष जो सेक्सुअल एक्टिविटीज़ में है इन एक्सचेंज ऑफ मनी, उनकी कोई प्रोटेक्शन नहीं है। एज अ प्रोफेशन उनकी कोई प्रोटेक्शन नहीं है, एज दैट सिस्टम। अब एक बात बताइए, कोई, चले मैं कहती हूँ कि कोई छोटे शहर से महिलाएं आती हैं बड़े शहर में, उनको पैसे कमाने होते हैं इजी मनी के लिए, अगर वो प्रोस्टिट्यूशन में इन्वॉल्व होती हैं, हम्म ठीक है, वो इन्वॉल्व हो गए, उन्होंने पैसे भी कमा लिए। व्हाट इफ दे गेट अ कस्टमर हु इज़ अ डेविल, हु इज़ अ मॉन्स्टर, एंड दे कैन डू एनीथिंग टू देम, व्हाट विल दे से? इसीलिए सुप्रीम कोर्ट की अभी जजमेंट आई है कि कोई भी प्रोफेशन में महिला है, अगर उनके साथ गलत हो रहा है तो वो रेप की डेफिनेशन में आएगा। अच्छा। हाँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि किसी भी तरीके से उन्होंने प्रोस्टिट्यूशन को लीगल कर दिया है। तो अभी लीगल भी नहीं है, इलीगल भी नहीं है। से सपोज देयर इज अ वुमन हम्म हु इज अ प्रोस्टिट्यूट या एस्कॉर्ट है, कंटिन्यूशन में है, ठीक है। अब शी इज गेटिंग अ कस्टमर जो पहले दिन तो अच्छा था, दूसरे हफ्ते आया ही बिकेम अ लिटिल वॉलेंट, हम्म तीसरे हफ्ते आया और वॉलेंट हुआ, चौथे हफ्ते महिला ने मना कर दिया, मुझे नहीं करना हम्म है ना, बट देन नाउ ही इज बीइंग फोर्सफुल। हाउ विल यू प्रोटेक्ट दैट थिंग? दैट इज द क्वेश्चन। देयर कम्स द लीगैलिटी पार्ट। लीगल और है क्या? प्रोटेक्शन है, हम सबकी प्रोटेक्शन है। तो अगर हम कहते हैं कि जैसे अगर हम थाईलैंड वगैरह में बात करते हैं, वहाँ पे ना ये सब चीज़ें लीगल हैं, तो दे आर प्लेसेस जहाँ पे एक पर्टिकुलर चीज़ें हो रही हैं, है ना, एंड विद कंप्लीट सिनेरियो ऑफ एवरीथिंग। वहाँ पे पुलिस रेड मारने नहीं जाएगी, वहाँ पे ओपनली हो रहा है, एक कल्चरल वे में हो रहा है ना। लेकिन यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे छुप छुपा के स्पा सेंटर्स में होता है, होटल्स रेस्टोरेंट्स में होता है। अब आई एम सॉरी टू से कुछ ग्रुप्स हैं होटल्स के जो फेमस है इन सब चीज़ों के लिए या डिफेम्ड है, तो इसलिए हम कहते हैं कि
अगर पुलिस जाए डंडा मार के निकाले तो उसको फिर आप डिनाई नहीं कर सकते, क्योंकि वहाँ पे क्या है ना, एक्सचेंज ऑफ प्लेजर विद मनी हो रहा है ना। अच्छा, बहुत बार हमने देखा है कि बहुत सारे जगहों से जो बच्चे आते हैं, फीमेल्स आती हैं, उनके घर वाले उनको पैसे नहीं दे पाते, पॉकेट मनी कम होती है, तो दे इन्वॉल्व इनटू सच एक्टिविटीज़ जहाँ पे उनको लगता है कि इजी मनी है, उनका लाइफस्टाइल मेंटेन हो रहा है, तो इसलिए दे गेट इन्वॉल्व इनटू प्रोस्टिट्यूशन। द डेफिनेशन ऑफ प्रोस्टिट्यूशन हैज़ इन्वॉल्व, क्योंकि हम पहले सोचते थे कि नहीं, उनको फोर्स्ड किया गया है, फोर्स करके उनको किडनैप करके लेके आते हैं और काम करवाते हैं। होंगे ऐसे भी 100% होंगे, लेकिन आजकल बहुत ओपन हो गया है, ये कल्चरल चेंज हो गया है, बिकॉज एवरीबडी वॉन्ट्स दैट लाइफस्टाइल, money, and this is not limited to women, this is allowed in men also. Men are also doing it, they are male escorts also जो सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, बट देर इज़ नो रिस्ट्रिक्शन, देर इज़ नो प्रॉपर लीगल फ्रेमवर्क टू इट। अगर जिस दिन पकड़े गए उस दिन पकड़े गए, है ना, बहुत सारी चीज़ें हो जाती है, तो अभी इसका कोई लीगल फ्रेमवर्क नहीं है। अच्छा, कोर्ट का ना अभी एक जजमेंट आया था जिसमें बोला गया था कि चाइल्ड पोर्नोग्राफी अगर आप देखते हैं या फिर स्टोर करते हैं तो वो एक ऑफेंस है, लेकिन एडल्ट पोर्नोग्राफी जो है उस पर कुछ नहीं बोला गया। तो क्या उसको हम बैन नहीं कर रहे हैं, सिर्फ चाइल्ड पोर्नोग्राफी को बैन कर रहे हैं? देखिए, चाइल्ड पोर्नोग्राफी का जो फैक्टर है वो पॉक्सो एक्ट के रिलेशन में आया, ठीक है। पॉक्सो एक्ट स्पेसिफिकली बच्चों के लिए बना गया है, जहाँ पे हम बच्चों को बहुत ही एस्टीम्ड प्रोटेक्शन में रखते हैं, ठीक है। पॉक्सो एक्ट के अंडर ये वाला जजमेंट आया जो आप जिसकी बात कर रहे हैं, वो उसमें ये बताया गया, एंड CGI भी उसमें थे पैनल में, तो ये डिस्कशन हुआ गया कि से सपोज एक बच्चे की न्यूड वीडियोग्राफी कर ली, ठीक है, सामने कर ली या किसी के थ्रू ले ली, अब आपने वो वीडियो अपने फ़ोन में रखी हुई है, तो किस पर्पस से रखी हुई है? क्या आप उसे आगे जाके बेचोगे और उसके पैसे कमाओगे, एक्सप्लॉइट करके बच्चों को उसके पैसे कमाओगे, या आपने सिर्फ रखी हुई है? क्योंकि काफ़ी बार ऐसा होता है कि मीडिया पीपल हैं जो इन्वेस्टिगेट करते हैं फैक्टर्स पे, या थ्योरीज बनाते हैं, रिसर्च वर्क करते हैं, तो उनके पास भी इस तरीके की वीडियोज़ होती हैं, फ़ोन्स में हो सकते हैं, लैपटॉप्स में हो सकते हैं, तो दे आर नॉट कमिंग इन टू द कैटेगरी ऑफ क्राइम। यहाँ पे देखा गया कि क्या इंटेंशन क्या है उस वीडियो को बनाने का, उसको सेव करने का। ये तब से डेवलप हुआ जब हमने देखा कि चाइल्ड पोर्नोग्राफी इज़ अ वेरी इजी टास्क। किसी भी बच्चे के, अगर आप छोटा बच्चा है, कपड़े उतार दिए उसके साथ, तो मस्ती में उसको पता भी नहीं चलेगा उसके साथ क्या हुआ है, उसकी रिकॉर्डिंग कर दी, एंड यू आर सेलिंग इट। जो अगर आप ये देखो ना, स्लम के जो लड़के हैं, 16-18 साल 20 साल के लड़के हैं, जो अनएम्प्लॉयड लड़के हैं, हाउ आर दे अर्निंग मनी? दे आर डूइंग सच काइंड ऑफ वर्क, ठीक है। और ये यहाँ पे नहीं बेच रहे, ये बाहर बेचते हैं, क्योंकि इंडिया में इसको बेचना या इसका वीडियो बना के डालना, दिस इज़ ऑल इलीगल, ठीक है। अब आप बोलोगे कि अडल्ट अलाउड है और वो सब है, टेक्निकली इंडिया में अलाउड नहीं है अडल्ट पोर्नोग्राफी भी, एंड बहुत बार पॉर्न साइट्स बैन की जाती हैं। अब क्या होता है ना, दे आर वेरी ट्रिकी, दे सेल इट टू अदर कंट्रीज, और वो तो उनका तो फिर ओपन वेब स्पेस है, आप कब तक कहाँ तक रोकोगे? गूगल इज़ अ बिगर स्पेस ना, आप कहाँ तक क्या स्टॉप कर लोगे? तो बहुत सारी चीज़ें हैं। तो बच्चों के लिए स्ट्रिक्ट इसलिए किया गया है बिकॉज दे आर, सबसे पहले दे आर बच्चाज, दे डजंट हैव देयर ओन थिंकिंग, उनको नहीं पता कि क्या हो रहा है उनके साथ, कैसे हो रहा है, उनकी प्रोटेक्शन पे इफेक्ट करता है, एंड बच्चे दे आर द फ्यूचर जनरेशन। इसलिए ये पॉक्सो एक्ट जो आया है, दिस इज़ अ वेरी वेरी स्ट्रिक्ट एक्ट। कोई भी हम लोग देखते हैं ना कि किसी पे पॉक्सो लगा है, तो सबसे पहले इंसान डरता है कि यार एक बार को रेप केस लग जाए, पॉक्सो नहीं लगना चाहिए, बिकॉज इट्स अ बिग थिंग, यू आर अ चाइल्ड एक्सप्लॉइटर, है ना, कमिंग अप इन अ सोसाइटी कि आप तूने बच्चों के साथ गलत करके आए हो, तुम चाहे कुछ भी किया हो तुमने, चाहे यू आर जस्ट इवन टचिंग द प्राइवेट पार्ट्स, नॉट इवन हैविंग दैट फिजिकल इंटीमेसी या जो भी कह लो, यू आर जस्ट टचिंग दैट पर्सन, और यू जस्ट किसिंग अननेसेसरीली, बच्चे को वो कर रहे हो। तो बहुत बार ऐसा देखा गया कि बच्चे तो बोल ही नहीं पाते, उनको तो पता ही नहीं, उनको समझ नहीं आ रहा, वो तो इवॉल्व हो रहे हैं, है ना। तो इसलिए ये इतना स्ट्रिक्ट बनाया गया। और ये देखिए, होता हमेशा से था हमारी सोसाइटी में, बहुत टाइम से हो रहा था, लेकिन 2012 में इसको कानून बनाया गया। पॉक्सो एक्ट जो है 2012 में बना,
और तब देखा गया कि यार 20,000 केस 25,000 केस तो हर साल आ रहे हैं और ये केस हैं जो रजिस्टर हो रहे हैं. इमेजिन केसेस जो हो ही नहीं रहे. We just went for a groundwork in a slum area. आप उस दृश्य को देख के ऐसा लगता है कि यार ऐसे तो कितने केसेस होंगे. आई वाज जस्ट वॉकिंग एंड छोटे बच्चे जो होते हैं ना, एकदम छोटे नन्हे नन्हे से बच्चे, दे जस्ट कपड़े उतार देती है मम्मीज उनकी और घूमते ऐसे रहते हैं घूमते इधर उधर रहते हैं. घूमते. अब आप ये सोचो, कोई भी उस बच्चे को उठा के हम्म, उसके साथ कुछ भी कर ले, हम्म, है ना, और उसको चलिए फिल्म बना ले या चलिए कुछ भी कर ले, उसको तो कुछ नहीं समझ भी होता. नहीं आएगा. हम लोग तो ये जो केसेस की बात करते हैं ना, एक मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास, हायर क्लास, जिसे समझ है वो कर रहा है. एक छोटा बच्चा वो अपनी मम्मी को जाके कुछ बोल भी नहीं सकता. क्यों? ये 8 महीने की बच्चियों के साथ गलत हो रहा है. ऐसे होता है. अच्छा, एक पुरानी कहावत है कि ना दीवारों के भी कान होते हैं, लेकिन आज वो कहावत मॉडिफाई हो गई है. मैं कहूँगा कि हमारे फ़ोन के भी कान, आँख, नाक, मुंह सब होता है, क्योंकि फ़ोन सब सुन रहा है, सब देख रहा है. फॉर एग्जांपल, मैं अगर अपने फ्रेंड से बात करता हूँ कि मेरे को शूज़ लेने हैं, तो थोड़े टाइम बाद मेरे को मेरा फ़ोन पॉपअप्स दिखाता है यस, शूज़ के. यस. तो ऐसे में अगर हम अपने फ़ोन में प्राइवेट पिक्चर्स या वीडियोस रखते हैं या बनाते हैं, तो वो कितना डेंजरस है. बहुत डेंजरस है, बहुत बहुत डेंजरस है. कभी भी हम लोग जैसे कोई भी ट्रेनिंग देते हैं ना महिलाओं को या कुछ कहते हैं, हम सबसे पहले कहते हैं कि अपनी जो प्राइवेट पिक्चर्स हैं, इंटीमेट पिक्चर्स, उसे प्लीज़ फ़ोन में मत रखिए. पहले होता था कि किसी के पास गई तो लीक हो गई, से सपोज बॉयफ्रेंड लीक कर दी, रिवेंज थ्योरी एंड एवरीथिंग लाइक दैट. लेकिन अब क्या है ना, आपका फ़ोन एक ऐसी चीज़ है जो हमेशा एक साइबर अटैक के नज़र में रहता है. कभी भी कोई भी साइबर अटैक हो सकता है और आपको पता भी नहीं चलेगा. और वो साइबर अटैक की वजह से आपकी जो पिक्चर्स हैं वो डार्क वेब में जा सकती हैं. एंड डार्क वेब इज़ बियॉन्ड इमेजिनेशन. व्हेन वी कॉल इट अ डार्क वेब, मतलब बहुत चीज़ें हो रही हैं वहाँ सब कुछ बिकता है. वहाँ. सब बिक रहा है वहाँ पे, हर किस्म का क्राइम हो रहा है, हर चीज़ हो रही है. ठीक है, तो डार्क वेब पे अगर कोई चीज़ लीक हो गई हमें पता भी नहीं चलेगा. इसीलिए बोला जाता है कि फ़ोन में ये सब चीज़ें कम से कम रखिए. एंड क्या होता है कि अगर आप काफ़ी बार देखें ना, MMS लीक हो गए. ये कैसे हो रहे हैं? एक तो ये है कि थर्ड पार्टी कर रही है, से सपोज किसी आदमी ने कर दिया, अपने फ़ोन में लेके कर दिया. लेकिन काफ़ी बार होता है कि हमने अनवांटेड लिंक को दबा दिया, हमने साइबर प्रोटेक्शन नहीं रखी अपने फ़ोन में, या हमने कोई भी XYZ साइट खोल ली, उससे क्या हुआ कि कैप्चर हो गया सारी चीज़ें. आई वुड रिक्वेस्ट एवरीवन टू वॉच दिस मूवी ऑन नेटफ्लिक्स, CTRL, अनन्या पांडे की अभी मूवी आई है. बहुत अच्छी मूवी है, AI के ऊपर मूवी बनी है कि कैसे AI को उसने अपने लैपटॉप में डाला, सॉफ्टवेयर ऐप डाला AI का, और उसने पूरा उसका लैपटॉप कैप्चर कर लिया. हैक हो गया, मतलब एक वो तरीके हैक से. हो गया इन अ वे. मतलब वो AI ऑपरेट कर रहा है उसकी हर एक चीज़. चाहे वो कहती है कि मेरा बॉयफ्रेंड से मेरा ब्रेकअप हो गया, तो आप मेरी इमेजेस हटा दो बॉयफ्रेंड के साथ, तो वो एलिमिनेट कर रहा है धीरे धीरे, जितनी भी पिक्चर्स थी वो सब हटा रहा है. वो कहते हैं कि मेरा स्केड्यूल बना दो, तो वो स्केड्यूल बना रहा है, सब कुछ कर रहा है कि अच्छा आप पहले तो ये करती थी, अब ये करती हैं, अब आगे ऐसे कर सकती हैं. तो द स्मार्ट वर्क ही इज़ डूइंग, बट देन ही इज़ कंट्रोलिंग एवरीथिंग. AI जितना यूज़फुल है उतना ही खतरनाक भी है. बहुत ज़्यादा खतरनाक है. मैं तो ये कहती हूँ, जिसे समझ नहीं है ना करने की, वो ना करे. और उल्टे पुल्टे ऐप्स तो बिल्कुल भी ना डालें, उल्टे पुल्टे AI जगहों पे जाके सर्चेस भी ना करें, बिकॉज वो आपका डेटा कलेक्ट कर रहा है, वो इन्फॉर्मेशन ले रहा है. एक और चीज़ है जो बहुत लड़के लड़कियों के दिमाग में कन्फ्यूजन होती है. वो दोनों एडल्ट हैं और किसी होटल रूम में जाते हैं, चेक इन करते हैं, अपने कंसेंट से करते हैं, लेकिन उनको पता नहीं है क्या ये लीगल है. कई लोग कहते हैं कि इलीगल है. तो अगर ये लीगल है तो कौन सा आइडेंटिटी प्रूफ दिखाना चाहिए, आधार? और अगर ये इलीगल है, मतलब क्या इसके प्रोविजन है, बेसिकली मैं वो पूछना चाहता हूँ. सो देयर इज अ टिप कि कभी भी आप होटल में चेक इन करते हैं, अपना आधार मत दीजिए एज ID प्रूफ. रीज़न? आई टेल यू. इसके बजाय आप हमेशा अपना DL दे सकते हैं, या फिर अपना वोटर ID टाइप दे सकते हैं. मैन इट इज़ लीगल. इट इज़ डेफिनेटली लीगल. और अगर आप देखें काफ़ी बड़ी बड़ी वेबसाइट्स हैं, MMT हो गया, GoIBB हो गया, दे आर प्रोवाइडिंग सच फैसिलिटीज एंड दे आर राइटिंग कपल फ्रेंडली. एग्जैक्टली. सो इट इज़ नॉट इलीगल. किसने वो लोग करते हैं कि नहीं ये इलीगल है, वो कुछ ऐसा नहीं है. और ऐसा हमेशा से इट वाज लीगल ओनली, बट इट वाज अ सोशल मिथ ना, कि ऐसे कैसे कमरे में तुम लोग जा रहे हो, वो सब है. बट देन इट इज़ मच सेफर टू गो देयर
एंड डूइंग समथिंग इन अ पब्लिक प्लेस, करेक्ट। है ना? वहाँ पे तो कोई प्रोटेक्शन नहीं, कोई सिक्योरिटी नहीं। अब महिला की इज्जत तो इज्जत है ना, चाहे वो बड़े घर से आई है चाहे छोटे घर से आई है। अगर शी वांट्स टू गेट इंटीमेट टू एनी गाय, तो शी इज गोइंग इन अ सेफ प्लेस विच इज़ अ वेरीफाइड प्लेस। इसलिए मैं तो ये टिप देती हूँ कि अगर आप जा रहे हो इस तरीके की जगहों पे, सो ऑलवेज ऑप्ट, ये ऑनलाइन जो है ना, जैसे गो IBBO वगैरह हैं, हम्म। तो इनमें जो कपल फ्रेंडली जो रूम्स होते हैं इस तरीके से होते हैं, आप हमेशा वो ऑप्ट करो। इट विल गिव यू प्रोटेक्शन, नोबडी कैन हिंडर इन योर प्रोटेक्शन लाइक दैट। कोई आपको बोल नहीं सकता ये गलत है ये सही है। हाँ, वहाँ पे काफ़ी सारे होटल्स होंगे जो अलाउ नहीं करेंगे, तो डोंट गो देयर, है ना? लेट्स कीप आवर सेल्फ सेफ। हमें वहाँ पे उनसे लड़के तो कुछ करना नहीं कि नहीं हमें घुसने दो, ये प्रोटेक्टेड है। भाई आपको जाना है, आप ऐसी जगह पे जाओ ऑन अ जेन्युइन नोट जो अलाउ करते हैं। करेक्ट। अच्छा, हमने एक कंट्रोवर्शियल केस के बारे में बात करूंगा। एक 17 साल का लड़का पुणे में पॉश गाड़ी चलाता है और 2 लोगों को ठोक देता है। अनफॉर्चुनेटली उनकी मौत हो जाती है, लेकिन उसके बाद उस लड़के को कहा जाता है कि आप 300 पेज का एक एस्से लिखिए ऑन रोड सेफ्टी, और बेल मिल जाती है। हाँ, ये कैसा लॉ हुआ? मतलब माना कि वो माइनर था, लेकिन माइनर होने के बावजूद भी कुछ ऐसे लॉज होंगे जो उसको पनिश करने के लिए बने होंगे। देखिए हमारे दिमाग में ना एक सिनेरियो हो गया है कि पनिशमेंट क्या है, वो धारीदार कपड़े पहन के जेल में घूमना, है ना? मूवीज में जैसे दिखाया जाता है, ऐसा नहीं है सिनेरियो। ओपन जेल सिस्टम्स हो गए, रिहैबिलिटेशंस हो गए, बहुत अलग अलग तरीके की पनिशमेंट हो गई। इनको तो बोला है कि ऐसे लिखिए, काफ़ी बार ऐसा बोला है कि आप एक जगह जाके प्लांटेशन करके आइए। अच्छा। हाँ, क्योंकि हमारा क्या है कि ठीक है, केस देखो अब क्या हुआ है। अब डेफिनेटली उससे डैमेजेस लिए होंगे फैमिली के लिए, उसके पेरेंट्स से दिलवाए होंगे कि ऑब्वियसली क्राइम तो है ही और डैमेज हुआ है। बट इसके अलावा अगर मैं उसे जेल में डाल दूँ, तो सोसाइटी का तो नुकसान ही है ना इन अ वे। क्या होगा, बच्चे को आप जेल में डाल तो दो, उसके उस हिट एंड रन हो गया, डाल दो, लेकिन ही इज़ नॉट अ क्रिमिनल। यू गेट माई पॉइंट? ही बस उससे हो गया, वो एक एक्सीडेंट था। उसने कोई इंटेंशन से तो किया नहीं, उसने कोई मर्डर तो किया नहीं इंटेंशन से जाके, या चोरी तो की नहीं इंटेंशन से जाके। तो ये सारी चीज़ें कोर्ट में कंसिडर की जाती हैं। बहुत बार ऐसा हुआ कि जैसे आपको 15 डेज में सोशल वर्क करना है और उसका पूरा टैली होगा, दिस वॉज द पनिशमेंट। आपको ऑर्फनेज जाना है, आपको वहाँ पे सेवा करनी है 15 दिन रह के, दिस वॉज द पनिशमेंट। बहुत ऐसी चीज़ें हो रही हैं अब। इट डिपेंड्स कि जज क्या है, क्या केस है, कैसा सिनेरियो है। तो जैसे कभी इंटेंशन जब देखा जाता है कि इसको कोई इंटेंशन नहीं था, गलती से हुआ है एकदम, कभी कभी हमसे भी हो सकती है वो गलती, है ना? लेकिन अगर हमसे होगी तो हम उसके लिए पनिश के लिए लायबल होंगे। नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए बहुत सारी चीज़ें, अगर मामला अगर आप डैमेजेस दे के भी सेटल कर सकते हैं तो आप कर सकते हैं, बट डिपेंड्स कि पार्टी क्या चाह रही है, दूसरी पार्टी जिसका हार्म हुआ है वो क्या चाह रहा है, उसको भी मद्देनजर रखा जाता है। एक और केस था सुशांत सिंह राजपूत केस, जिसमें एम्स की रिपोर्ट कहती है कि वो सुसाइड था, लेकिन कई लोगों का कहना है कि वो मर्डर था, क्योंकि डिलेड ऑटोप्सी रिपोर्ट थी। और सुशांत की फैमिली कहती थी कि वो सुसाइड कर ही नहीं सकता। अंडरवर्ल्ड का इन्वॉल्वमेंट कई लोगों ने उसमें बताया। तो जब ऐसे चीज़ें बिखर जाती हैं तो एक लॉयर किस तरीके से इन्वेस्टिगेट करता है? लॉयर हमेशा फैक्ट्स पे चलता है। लॉ या जुडिशरी हमेशा फैक्ट्स पे चलती है। वो देखेगी कि बैक सिनेरियो क्या है। अच्छा, अब लोग कहते हैं कि नहीं, ये इंसान इतना हैप्पी इंसान है, ये तो सुसाइड कर ही नहीं सकता, बट यू डोंट नो द मेंटल कंडीशन ऑफ दैट पर्सन। आप उसके मिनट टू मिनट लाइफ में इंटरफेयर नहीं कर रहे हो, क्या चीज़ उसे परेशान कर रही हो, नेवर नो। इसीलिए मेंटल हेल्थ एक्ट आया पूरा इंडिया में, जिसमें पहले क्या होता था कि सुसाइड अटेम्प्ट होता था ना तो पनिशमेंट हो जाती थी कि आपने अटेम्प्ट कैसे किया, लेकिन अब उसको एक रिहैबिलिटेशन की तरह देखते हैं कि क्यों किया, आखिर ऐसा क्या था तुम्हारे दिमाग में, है ना? इट्स अ बिग थिंग कि आप अपनी जान लेने पे आ गए हो। तो ये जैसे हम सुशांत का केस कहते हैं कि अभी तक जो सामने आया है वो यही है कि सुसाइड है, जितने भी रिपोर्ट्स आए हैं। अब देखिए मीडिया जो भी स्टोरी बना रही है वो बना रही है, उनके पास भी कोई कॉन्क्रीट प्रूफ तो है नहीं। डेफिनेटली अगर उसके दिमाग में वो टेंशन थी, किसकी वजह से थी, दैट इज सम हिडन मिस्ट्रीज जो आई थिंक इतनी क्लियरली सबके सामने नहीं आई है। लेकिन क्या होता है ना कि अब बहुत इजीली जजमेंट पास कर देना कि यार नहीं ये सुसाइड नहीं कर सकता, दिस इज़ वेरी वेग। बिकॉज बच्चे जो हैं यार आज के टाइम पे, जो बहुत अच्छे फैमिली से भी हैं बच्चे, अगर किसी एग्जाम में फेल हो जाते हैं ना, दे ऑप्ट फॉर सुसाइड। इट इज़ दैट कॉमन नाउ। सामने नहीं आती हैं चीज़ें, बट बहुत बहुत कॉमन चीज़ हो गई है। वो ऑब्वियसली वो एक पर्सनालिटी था, वो सुपरस्टार टाइप का था, तो इसलिए उसका हाइप हुआ केस, अदरवाइज इट्स नॉट अ बिग डील। आई मीन
एवरी अदर पर्सन इज डिप्रेस्ड। तो ये कहना कि नहीं ये इन्वॉल्व था वो इन्वॉल्व था, इट्स जस्ट सम स्टोरीज, जब तक वो प्रूव नहीं हो जाती तब तक चर्चा का कोई विषय ही नहीं है। अच्छा, कॉर्पोरेट में हमने देखा है ना, जब एक एम्प्लॉय रिज़ाइन करता है तो उसको बोला जाता है कि नोटिस पीरियड सर्व करना है 30 दिन का, 60 दिन का, 90 दिन का। लेकिन कभी कभी बॉस जब फायर करता है बोलता है कल से दिख मत जाना, कल से आना मत। तो क्या इसका भी कोई लॉ होता है, और कितना ज़रूरी है पेपर वर्क अगर हम कॉर्पोरेट की बात करें या किसी भी ऐसी लीगल चीज़ में बात करें? जी, तो क्या होता है कि कॉर्पोरेट्स की ना अपनी पॉलिसीज़ होती हैं। कोई भी जो हम कहते हैं ना प्राइवेट जॉब, तो प्राइवेट अपनी पॉलिसीज़ बनाती हैं अपने काम के हिसाब से। उनका किस तरीके का काम है, वर्किंग है, सर्विसेज हैं, कितने एम्प्लॉयज़ हैं, क्या वर्किंग आवर्स है, ऑफिस स्पेस है, बहुत सारी चीज़ों को मद्देनज़र रख के वो अपनी पॉलिसीज़ बनाते हैं, जिसे हम कंप्लायंस कहते हैं। जो आप पेपर वर्क की बात कर रहे हैं ना, तो किसी भी कॉर्पोरेट के लिए ना उनका कंप्लायंस स्ट्रॉन्ग होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है? क्योंकि वो उसका एक कहते हैं ना स्केलेटन बन जाता है उस कॉर्पोरेट का। तो अगर आपके कॉर्पोरेट में आपके जो अग्रीमेंट्स में ये लिखा हुआ है कि हाँ, अगर हम निकालना चाहें तो हम निकाल सकते हैं। अच्छा, सबसे इम्पॉर्टेंट बात आती है कि जो एम्प्लॉयज़ हैं, क्या वो पढ़ के साइन कर रहे हैं? क्या डू दे अग्री? और जब एक बार साइन हो गया तो मतलब दे अग्रीड ऑन वॉट एवर द टर्म्स एंड कंडीशंस आर, अंडरटेकिंग्स हैं या कुछ भी है तो वो अग्री कर रहे हैं। अब इसमें क्या होता है ना, कॉर्पोरेट का मकसद है कि मेरा काम हो जाए, मेरा पैसा निकल जाए। उसमें अगर उन्हें लगता है ना कि कोई भी इंसान है जो काम नहीं कर रहा या सर्विसेज नहीं दे रहा या लेट आ रहा है या कंडक्ट सही नहीं है, उसको लगेगा वो निकाल देगा। गवर्नमेंट सेक्टर्स में ऑब्वियसली इस तरीके की चीज़ें नहीं होती हैं, प्राइवेट में होती हैं, क्योंकि उनके अपने कंप्लायंसेस होते अपने हैं, एग्रीमेंट्स होते हैं उनके। अपने कंपनी के कंप्लायंसेस होते हैं। इसीलिए मैं कहती हूँ कि कोई भी कॉर्पोरेट है उसको अपना पेपर वर्क स्ट्रॉन्ग रखना बहुत ज़रूरी है। और एम्प्लॉय को पढ़ना चाहिए, चाहे वो 4 पेज हो, 5 पेज हो। बिल्कुल बिल्कुल। क्या होता है कि काफ़ी बार जो छोटे बिजनेसेस होते हैं ना, वो जब बस रनिंग में आ जाते हैं, कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं बना होता उनका, कोई कंप्लायंस नहीं बना होता उनका, फिर इतनी ज़्यादा मुसीबत में पड़ते हैं कि काफ़ी बार हमने देखा कि लाखों और करोड़ों के डैमेजेस उन पे लग जाते हैं और वो देने की स्थिति में नहीं होते, है ना? तो इसलिए जो एक कॉन्ट्रैक्ट हम कहते हैं ना, ये एक कंप्लायंस हम कहते हैं एक ऑफिस का, उसका एक एक शब्द बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर कोई भी लीगल फाइट होती है ना, वो एक एक शब्द को इंटरप्रेट किया जाता है कि इसका मतलब क्या हो सकता है। से सपोज उसमें लिखा है कि यू मे टेक लीव ऑन दिस डे। अब मे का इंटरप्रिटेशन क्या है? कि आप ले भी सकते हो, नहीं भी नहीं ले भी ले सकते सकते। हो, है ना? और अगर आपने लिया है तो यू शुड इन्फॉर्म, यू कैन नॉट जस्ट टेक इट। और ऐसे में कोई कॉन्फ्लिक्ट होता है तो ऑब्वियसली दे कैन सू एम्प्लॉयर्स, और एम्प्लॉय भी वाइस वर्सा सू चाहे कर सकते प्राइवेट हैं। हो चाहे गवर्नमेंट हो। प्राइवेट की बात कर रही हूँ मैं प्राइवेट अभी, की बात हाँ, कर रहे हो। कॉर्पोरेट की बात कर रही हूँ। गवर्नमेंट इज़ अ डिफरेंट थिंग, गवर्नमेंट के तो अपने स्ट्रिक्ट रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं, हर जगह उसी तरीके के होते हैं, हर एम्प्लॉय के लिए उस तरीके के होते हैं। वेरस कॉर्पोरेट में क्या होता है कि से सपोज कोई इंटर्न है उसके लिए अलग है, HR के लिए अलग है, लीगल टीम के लिए अलग है, मार्केटिंग के लिए अलग है ना? कोई जिसको 10 साल हो गए उसके लिए अलग है, 5 साल हो गए उसके लिए अलग है, तो वो अपने हिसाब से उसको बनाते हैं। स्पेशली मैं ये उन महिलाओं को बोलना चाहूँगी जिनके स्मॉल स्केल बिजनेसेस होते हैं, दे डोंट नो पेपर वर्क। मतलब हम लोग इतनी महिलाओं से हम डील करते हैं, उनको पेपर वर्क पता ही नहीं कि क्या होता है। उनको ये नहीं पता कि मुझे अपना बिजनेस रजिस्टर कहाँ करना है, दे जस्ट स्टार्ट सेलिंग। भाई कल को तुम्हारे ऊपर कोई केस हो गया, कोई इन्वेस्टिगेशन हो गई कि कहाँ है बिजनेस, कहाँ है ऑफिस, क्या है तुम्हारा पेपर वर्क, कौन है तुम्हारे एम्प्लॉयज़, दे डोंट हैव एनीथिंग। फिर वो फंसती हैं, फिर उनका सो कॉल्ड बिजनेस वो भी डंप हो डूब जाता जाता है। है। हाँ, तो इसलिए जो भी स्मॉल स्केल कर रहा है, MSME कर रहा है, प्लीज़ अपना पेपर वर्क बना के रखिए, रजिस्ट्रेशन पेपर्स रखिए, ठीक है? टाइम टू टाइम अपना ITR फाइल करते रहिए, क्योंकि उसके अपने एडवांटेजेस होते हैं। अच्छा, एक लास्ट क्वेश्चन आपसे अब करूँगा मैं हमारे व्यूअर्स के लिए। हमारे व्यूअर्स देखते हैं और सुनते हैं केसेस जब एक कंपनी ने 5 लाख कॉम्पनसेशन दिया किसी चीज़ के लिए, चाहे वो कंज्यूमर कोर्ट में बोला हो उन्होंने। जैसे मेरे घर पे कोई प्रोडक्ट आता है और मैं उसकी क्वालिटी से सेटिस्फाई नहीं हूँ, उसके इंग्रेडिएंट्स कुछ लिखे हैं लेकिन उसमें था कुछ, करेक्ट। तो मैं कैसे अपनी बात को कोर्ट तक लेके जा सकता हूँ? देखिए, इसमें क्या है कि अगर कोई प्रोडक्ट है, सर्विसेज हैं, तो आप डेफिनेटली कंज्यूमर केस कर सकते हैं। आई जस्ट टेल यू वन इंसिडेंट, वी वर देयर इन CP दिल्ली। तो वहाँ पे क्या हुआ कि वन ऑफ आवर फ्रेंड्स ऑर्डर अ ड्रिंक, मोहितो वगैरह मंगाया, उसमें बाल था। अच्छा।
ठीक है, जो ऑलरेडी था. नाउ दिस कैन हैम्पर माई लाइफ. ऑब्वियसली हम उसे ओवर हाइप नहीं कर रहे कि बाल ही तो है निकाल दो, बट हाइजीन है क्या हमें नहीं मालूम ना. तो हमने उसको बोला कि चेंज करके लाओ, उसने बोला नहीं करेंगे, कि नहीं ठीक है इसी को ही वो कर लेंगे. वहाँ पे केस हो गया उस पर. अच्छा. हाँ, वहाँ पे उसके वो जो कैफ़े था उस पर केस हो गया. आपने एक लाइफ के साथ खिलवाड़ करने की कोशिश की, आपने मुझे एक अनहाइजीनिक अनहेल्दी चीज़ पिलाने की कोशिश करी. जब मैंने मना किया या तो मैं इसके पैसे नहीं दूंगी या फिर आप इसे चेंज करो, उसने मना कर दिया. तो हाउ कैन यू डू दैट? आई एम द कंज्यूमर, आई एम द गॉड हेयर. तो कंज्यूमर्स की जो प्रोटेक्शन, जो राइट्स दी गई हैं ना, राइट टू नो अबाउट योर स्टफ, कैसे काम करता है, क्या काम करता है, बहुत इंपॉर्टेंट है. एंड स्पेशली हम लोग देखते हैं स्मॉल स्केल बिजनेसेस हैं, ये लोग ना कोई वेरिफिकेशन कराते हैं, ना कोई पेपर वर्क कराते हैं, है ना. इनको ये है कि चलो 2 अगरबत्ती इन्होंने बना ली और बेच दी कि फ्रेग्रेंस तो बहुत अच्छी है, लेकिन दूसरे बंदे को वो लंग इन्फेक्शन हो गया, उससे कौन जिम्मेदार है ना. तो बहुत चीज़ें ऐसी हो जाती हैं कि आप जो भी बेच रहे हो ना, यू हैव टू बी 100% केयरफुल ऑफ कि आपके कंज्यूमर को नुकसान नहीं होना चाहिए कैसे भी करके. और जहाँ होता है नुकसान, ट्रस्ट मी, 10,000 से लेके 10 करोड़ तक के डैमेजेस हमारे सामने की बात है, दिलवाए गए हैं. क्या बात है. हाँ, बिल्कुल सही बात. एंड बड़ी बड़ी एयरलाइंस यार, एयर इंडिया के इतने केसेस आ जाते हैं, इंडिगो के इतने केसेस आ जाते हैं, कंज्यूमर सेंट्रिक. बड़ी इंडस्ट्रीज से इतने चीज़ें आ जाती हैं. तो इफ़ अ पर्सन इज़ अवेयर कि मेरे साथ ये गलत हुआ है, मुझे ये मिलना चाहिए था लेकिन मुझे ये मिला, है ना, चाहे वो सर्विसेज में भी क्यों ना हो, तो दे कैन ऑलवेज ऑप्ट फॉर कंज्यूमर केसेस. इसमें आप क्या कर सकते हो, कंज्यूमर प्रोटेक्शन की एक वेबसाइट है कंज्यूमर लॉज की, आप डायरेक्टली वहाँ पे कंप्लेन करो, क्योंकि फिर क्या होता है कि आपकी कंप्लेन वहीं पे दर्ज होके देन इट कम्स इनटू द जुडिशियल प्रोसेस. वहाँ से पूरा प्रोसेस शुरू हो जाता है. पुलिस लेगी नहीं ऐसे केसेस को क्योंकि कंज्यूमर वाले हैं, तो इट्स ऑलवेज बेटर कि आप ऑनलाइन जाके अपने ऑनलाइन केस कर को. दीजिए, और नहीं तो आप सिविल सूट फाइल कर सकते हैं सीधा अगर आपको वहाँ जाना है तो. अदरवाइज दिस इज़ द बेस्ट थिंग कि अगर आप ऑनलाइन उसको करते हैं, क्योंकि वो जल्दी ऑपरेट करता है ना, और वो टैली में रहता है, वो उनके रिकॉर्ड्स में रहता है, उसको डिसमिस नहीं कर सकते, है ना. कभी कभी फाइल्स खो सकती हैं, लेकिन वो जो इंटरनेट पे जो फाइल अपलोड हो गई ना, वो कभी खोएगी नहीं. तो इसलिए इट इज़ ऑलवेज गुड कि आप वहाँ से शुरू करें. अपना डिस्ट्रिक्ट लेवल कंज्यूमर में आप डालें, उसके बाद वो स्टेट में भी जा सकता है अगर चैलेंज होता है, नेशनल में भी जा सकता है. तो स्टेजेस होते हैं उसके, लेकिन डेफिनेटली यहाँ पे अगर प्रूवन हो गया कि हाँ सामने वाले की गलती थी, तो डैमेजेस मिल ही जाते हैं. और एक्सट्रीम केस है, आई थिंक देयर इज़ वन केस जहाँ पे मोमोज खाने, अभी 1-2 दिन पहले का केस है, मोमोज खाने से काफ़ी लोगों की तबीयत खराब हो गई और 1-2 महिलाओं की डेथ हो गई, एक की हाँ डेथ हो गई. तो अब देखिए, अब आप ये देखिए ना, रेडी वाले होते हैं, छोटे मोमोज वाले होते हैं, नोबडी इज़ गोइंग टू वॉच देम, बट यू एज अ कंज्यूमर हैव टू बी केयरफुल, है ना, कि मैं क्या खा रहा हूँ, क्या मेरी बॉडी के लिए सही है, क्या ये वेरीफाइड प्रोडक्ट दे रहा है, नहीं दे रहा वो, है ना. फिर आप कल को जाके आप सू करोगे, क्या करोगे, गरीब आदमी कितना कर लोगे, वो आप उसे 20,000 का डैमेज लोगे, उसकी तो मतलब 2 महीने 3 महीने की सैलरी आती होगी, मतलब कहाँ से देगा वो. बहुत सारी चीज़ें ना. तो यू एज एन इंडिविजुअल हैव टू बी अवेयर ऑफ व्हाट यू आर गेटिंग, व्हाट आर योर सर्विसेज, वो सब आपको अवेयर होने की ज़रूरत है. बहुत यूज़फुल टिप्स आपने दिए हैं और हमारे व्यूअर्स को अब पता लग गया कि कैसे वो रिपोर्ट कर सकते हैं अपना मैटर. yes. और साथ ही में बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे लॉज आपने बताए. और मुझे भी बहुत कुछ जानने को मिला, सीखने को मिला. दिस इज़ RJ गौतम एंड दिस इज़ एडवोकेट त्रिशला मलिक फ्रॉम सुप्रीम कोर्ट साइनिंग ऑफ. जय हिंद.